Bajaj and ARKB, or we'll be joined by Advocate Pradeep Nambiar very very shortly. Pradeep ji इस वक्त मुंबई के बाहर हैं. We'll of course be joined by him very very soon, and we shall also be joined by Mr. Pradeep Peshkar of the Bharatiya Janata Party. And as you know, it's a bit of a rock and roll thing, as in it's been a bit of a rock and roll week. साक्षी मलिक जी ने ये कह दिया कि वो माशाल्लाह रेसलिंग से रिटायर हो रही हैं क्योंकि उनकी पसंद का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बना. जनाब बजरंग पुनिया साहब ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया, and so on and so forth. I don't know why he returned his Padma Shri. I mean, the Padma Shri is not given by a party, it is not given by a political party, it is given by the state. The state is different from the government. In any event, the wrestlers feel that they have been hard done by. The wrestlers feel, जहाँ तक wrestlers का सवाल है, उनको ये लग रहा है कि भाई हम लोग जो हैं, we are, the government has been unfair to us. So, it's like sad. लेकिन जो भी है, आज की तारीख में these are very very strange times. Right, you're watching Nation Now. My name is Rajiv K. Bajaj. और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय सिया राम. Is Mr. Peshkar connected with us? Is he there? Can we talk to him? Right, so let's go straight across to Pradeep Peshkar साहब. Pradeep Peshkar साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. मुझे आप स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं. वो उन्होंने शायद OBS बंद किया है क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. अगर आपको भी OBS दे देंगे और मैं भी आपको दिखना शुरू हो जाऊंगा तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी और आपकी शक्ल ठीक तरह नहीं दिखेगी. इसलिए किया. ओके. सो प्रदीप पेशकर साहब, मतलब आपका दर्शन नहीं हुआ सर? वो तो आप कभी भी, हम तो आपको न जाने कितनी देर से आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मुंबई आइए, एटलीस्ट हमारे स्टूडियो में तो आइए, हमारे साथ चाय पकौड़ी खाइए, बहुत मजा आएगा. किसी दिन आपके साथ फेस टू फेस बात करने का मौका मिलेगा, मुलाकात होगी, बहुत बढ़िया रहेगा. तो सर आप ये बताएं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की तो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है. जो विकसित रथ है वो हर जगह पे जा रहा है, हर जगह पर आप लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं. क्या क्या काम अभी तक मोदी साहब ने किए हैं, और मोदी साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनसे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता. हाँ, जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है वहां पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि भाई देखिए उतनी नौकरियां नहीं दी गई जितनी की अपेक्षा थी, लेकिन उसके बीच में लोग ये भूल जाते हैं कि 2.5 साल कोविड भी आया था. नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग पिकअप कर रही है लेकिन उस लेवल पर अभी तक नहीं आई है. नंबर 3, GDP जो है इस वक्त $3.75 ट्रिलियन पर है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जुलाई 2024, मैं 2025 की बात नहीं कर रहा हूं, जुलाई 2024 तक भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी. वी विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. नाउ दीज आर ग्रेट अचीवमेंट्स, फैंटास्टिक अचीवमेंट्स. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा प्रभाव जिस बात का पड़ेगा, भले आप ये कहें कि वो राजनीति से नहीं जुड़ा है, लेकिन भारत में हर चीज राजनीति से जुड़ी होती है साहब. रामायण महाभारत, जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने वेद हैं, कुरान शरीफ है, बाइबल है, सब राजनीति से जोड़ देते हैं लोग. मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जो 22 जनवरी को होने वाला है उसके सामने साहब वो हाइड्रोजन बॉम्ब है, उसके सामने मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन के पास कोई जवाब है. आप क्या बताएंगे सर इसके बारे में, प्रदीप पेशकर साहब? बिल्कुल बजाज सर, पहले तो मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, सभी लोग इस प्रकार से अगर देखेंगे तो भाजपा के कल्चर के लिए हमारे लिए काफी अन्यायकारक होगा कि हमने कभी राम मंदिर के प्रश्न को राजनीतिक चेहरे पर नहीं देखा, राजनीतिक चश्मे से कभी देखा ही नहीं है. वो आस्था का विषय है और पूरे भारतवर्ष के राष्ट्र का विषय है. अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ताओं के लिए राम मंदिर है या भाजपा के वोटर के लिए राम मंदिर है. पूरे विश्व के लिए एक संदेश गया है कि हमारी आस्था की ताकत होती है. 500 साल से भी ज्यादा लड़कर
हमने हमारी आस्था जिंदा रखी और उसका आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश मतलब कानून के दायरे में रहते हुए उसको हमने जीत लिया। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जी ये बिल्कुल सही है। आशा आकांक्षा, जनता की जो आशा आकांक्षा है उसके लिए सरकार बनती है। और जी सरकार ने अगर जनता के आशा आकांक्षाओं के उसके साथ साथ काम किया, हमने जो कहा, अभी आपने सुना ही होगा, एक नई घोषणा आई है कि सपने नहीं हकीकतें बुनते हैं, जी इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। हम सब सपने वाले लोग ही नहीं है, हम लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। दुरुस्त 370 बोला था वो हट गया, हमने बोला था 35 निकल जाएगा, निकल गया। हमने बोला मुस्लिम महिलाओं के प्रति, हमारे बहनों को, माताओं के प्रति 3 तलाक अन्यायकारक है, तो वो भी चला गया। तो और राम मंदिर जो आस्था का विषय है उसी तरह से होगा, जो डेवलपमेंट का है वो उससे भी बढ़कर होगा। तो मुझे लगता है कि जनता के आकांक्षाओं पर खरे उतरने वाली यह सरकार है, इसलिए मोदी जी को तीसरी टर्म तो मिलने ही वाली है। सर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई डोंट हैव एनी डाउट्स इन माय माइंड। ये तो हम लोग पिछले 2 साल से बोल रहे हैं इस शो में यहाँ पर। एंड आई थिंक वी आर नाउ जॉइंड बाय प्रदीप जी। प्रदीप जी इज आउट ऑफ मुंबई। आई थिंक वी हैव हिम विद अस। प्रदीप जी, Yes, sir. Yes, sir. जी, I can hear you. राइट, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियाल आल्सो विद अस। प्रदीप जी, प्रदीप पेशकर साहब अभी भी हैं और उन्होंने साथ में ये बिल्कुल कहा सर। है कि आपने सुन ही लिया होगा कि राम मंदिर जो है उसको राजनीतिक विषय बताना बीजेपी के साथ अन्याय होगा, ऐसा उनका कहना है। भाई ठीक है, मैं मानता हूं आप ये कहते हैं कि राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक विषय तो है, इतिहास का विषय तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। भारत की आत्मा का विषय तो है। भारत की आत्मा एक बार फिर जागरूक हो रही है 22 जनवरी को, लिहाजा उसका श्रेय तो नरेंद्र मोदी जी को जाएगा ही जाएगा ना। भले आप ये कहेंगे भाई हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, हम इस पर वोट नहीं मांग रहे, लेकिन जनता तो इस पर आपको वोट दे रही है। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आप बताएं। सर, आपने तो मेरे चलिए, मैं प्रदीप जी, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियाल जी, एक सेकंड। प्रदीप पेशकर साहब कुछ कह रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त 2 प्रदीप हैं जी। प्रदीप पेशकर साहब बोलिए। आई एम वेरी सॉरी कि आपने किस प्रदीप को बोला, ये आपको बोला। जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल मेरे मुंह की बात, मन की बात आपने बोल ली कि हम वोट मांगेंगे उस बात पर नहीं, लेकिन जनता तो देने ही वाली है वो। क्योंकि मोदी जी जैसा लीडर 500 साल में भारत को, जैसे 500 साल पहले जिस प्रकार से हमारे उस समय के राजाओं ने काम किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल के पहले जिस तरह से नेतृत्व किया, उसी तरह से जब आशा आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी जी अभी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के काम की वजह से उनको जरूर वोट मिलने वाला है, ना कि ये सिर्फ राम मंदिर के लिए। ये आस्था का विषय, संस्कृति का विषय और आत्मा भारत की जाग उठी है, जो बोला। तो सनातन धर्म की आत्मा अभी समझ में आ जाएगा कि सनातन में कितनी ताकत होती है। अभी सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले डिबेट में हमने उस पर बात की थी काशी और मथुरा के बारे में जी, तो वो भी अभी सब सामने आने वाला है। तो मुझे लगता है कि दूसरा कोई नेता ही अभी सामने नहीं दिखेगा मोदी जी के अलावा। तो ये तो होनी ही है कि तीसरी टर्म तो मोदी की आने ही वाली है। Is Advocate Pradeep Nambiar ji with us? Yes, Because I I can't can see hear him. जी बोलिए। No, पेशकर साहब, you know what, राहुल गांधी जी हार्वर्ड के स्टूडेंट से इंटरमिंगल कर रहा था, बातचीत कर रहा था। हार्वर्ड के बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो कह रहा था कि पॉलिटिशियन को डायलॉग डिलीवरी में इन्वॉल्व होना चाहिए, कन्वर्सेशन में होना चाहिए। कन्वर्सेशन एक तरफा नहीं होना चाहिए, सिर्फ बोलने का होना नहीं चाहिए। वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, स्टूडेंट से बात कर रहे थे, मगर मोदी जी पे आलोचना कर रहे थे कि कन्वर्सेशन होता नहीं है, डायलॉग डिलीवरी नहीं होता है। मोदी जी लोगों से बात नहीं करते, उनके सुनते नहीं है। There is no dialogue and delivery and there is no conversation. Politicians will be dead with one way communication. अभी सिर्फ मोदी जी का one way communication हो रहा है। तो ये एक हार्वर्ड में जाके इस चीज को बोलना कि one way communication होता है, उसमें तरक्की नहीं होता, डेमोक्रेसी डजंट थ्राइव, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हो पुष्कर साहब? जिसने सिर्फ परिवार की सत्ता देखी हो,
उससे हम इससे ज्यादा कुछ उम्मीद कर नहीं सकते। मोदी जी एक ऐसे पहले पंतप्रधान है जो कंसिस्टेंटली हर 30 दिन के बाद जनता से बात करते हैं, और वो बात एक तरफी नहीं है, वो शेयर करते हैं उनकी मन की बात, लेकिन मन की बात में जो सजेशन 30 दिन में उनके पास आते हैं, जो काम अच्छा समाज में होता है, जिसने कुछ अच्छा काम किया हो उसकी सराहना करने का काम करते हैं। वो सराहना कब कर सकते हैं? जब वो उनसे इंटरेक्शन करते हैं हर 30 दिन के बाद। अभी पूरा 5 साल पिछले देखिए, मोदी जी की मन की बात कभी टली नहीं है। अभी 29 तारीख को भी है, हर संडे, हर महीने के लास्ट संडे को आप 11 बजे सुनते हैं। कंसिस्टेंसी देखिए, उसमें जनता का प्यार भी उसमें उमड़ता है कि कितने लोग देखते हैं। वो विश्व रिकॉर्ड बन गया है कि कितने लोग, कितने खेड़ों में, कितने ग्राम पंचायतों में, कितने शहरों में लोग उसको सुनते हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। तो मोदी जी क्या करते हैं ये तो जनता को पता है, राहुल गांधी को पता नहीं है, क्योंकि उनको सुनना नहीं है, देखना भी नहीं है। और दूसरी बात, उनको हार्वर्ड में जाके कहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है यहाँ पर कोई सुनने वाला है नहीं उनकी बात। तो यहाँ पर कोई बच्चे भी नहीं बुलाएंगे, बड़े लोग तो छोड़ो, कॉलेज के बच्चे भी यार उनको नहीं बुलाएंगे। तो उनको तो कहीं ना कहीं जाकर बात करनी है ना। तो इससे ज्यादा गलत कदम किसी पॉलिटिशियन ने आज तक उठाया नहीं होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में दूसरे देश में जाकर हमारे देश का अपमान करे। यहां पर पार्टी अलग हो सकता है, लेकिन हम जब देश के बाहर जाएंगे तब हम भारत के नागरिक होते हैं, और भारत का पंतप्रधान हर एक व्यक्ति का नेता होता है। तो हम पहचाने जाते हैं हमारे देश के नाम से। तो मुझे लगता है कि देश के नाम से पहचानने के बाद, यहां आने के बाद आप करो ना, आप कांग्रेस है, हम भाजपा है, हो सकता है, लेकिन बाहर जाने के बाद तो हम भारतीय हैं। ये जिसको समझ नहीं है, जिसको ये अकल नहीं है, उससे हम क्या उम्मीद कर। पेशकर साहब आगे जाके पेशकर साहब आगे जाके राहुल गांधी जी बोलते हैं कि यहाँ पर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारे इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, और प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी नहीं होने की वजह से, ना होने की वजह से, देयर इज नो जॉब्स दैट इज बीइंग क्रिएटेड। नाउ ही इज सेइंग दिस इज आल्सो एडिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। बहुत कुछ उद्योगपतियों के पास पूरे धन और पूरे वेल्थ और पूरे जनरेशन ऑफ इकोनॉमी का पूरे बिजनेस उनके पास जा रहा है। तो हम डू यू एग्री विद राहुल गांधी जब हार्वर्ड में बोलते हैं कि हमारे इकोनॉमी प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है और वी आर नॉट क्रिएटिंग जॉब्स? पेशकर साहब, उनको आज तक ये पता था कि राजनीति के बारे में समझ कम है, अभी इकोनॉमी और उद्योग के बारे में भी समझ कम है, ये समझ में आ रहा है। मेक इन इंडिया में इतने सारे प्रोडक्शन यूनिट अपने पूरे भारतवर्ष में आए हैं। हम एक सिर्फ नए टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेंगे, मोबाइल का प्रोडक्शन का ही यूनिट तो आए हैं। एक 127 यूनिट्स आर ओपन आफ्टर मोदी गवर्नमेंट। तो पहले तो दो कंपनी भी नहीं थी, आज 125 के ऊपर कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की भारत में है। सारे डिफेंस इक्विपमेंट अभी भारत में बनना शुरू हो गए हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया के इसमें PLI स्कीम दी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बूम कर रहा है। आप जीएसटी कलेक्शन में देखिए, आज के डेट में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हर महीने, लास्ट महीने का जीएसटी का कलेक्शन का रिकॉर्ड टूटता है। तो इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, इन स्पाइट ऑफ हमारा 2-2.5 साल कोरोना में वेस्ट हुआ, फिर भी हमारी इंडस्ट्री अच्छी कर रही है। आपने बीच में एक बोला कि किसी 2-3 लोगों के हाथ में ये इंडस्ट्री सब जाती है वगैरह, तो ये तो कैसा है, लोगों को अच्छा लगता है ऐसा बोलना, ऐसा उनको लगता है राहुल गांधी जी को, इसलिए वो बोलते हैं कि one piece of good news, by the way. Mr. Peshkar, I'll have to stop you right there. Mr. Peshkar, one second. And this is for our viewers. ISRO has just come out with a statement that the Aditya L1 will reach point L1, that is Lagrange point L1, on January the 6th. So that is a huge achievement. On 6th of January, the Aditya L1 spacecraft, it's actually not a spacecraft, by the way. ये भी आपको क्लियर कर दूं, it's a space laboratory. It is actually a space laboratory which will conduct experiments and observe the moon for the next 5 years, and it will remain static, as in it will revolve around the sun
but will remain at the same point. That point is the Lagrange L1, where all the gravities combine, leaving that point in a sort of vacuum. So as a result of which, the Aditya spacecraft space laboratory will be able to last for more than 5 years, but 5 years is a minimum. And I think that is a huge achievement. Huge, मतलब huge. That is absolutely fantastic. लेकिन अभी ये बताएं पेशकर साहब, आप जो बात कर रहे थे, चलिए अर्थव्यवस्था भारत की जैसी भी है, मतलब ऑब्वियसली देयर आर 2 or 3 इंडस्ट्रीज हर जगह पर होते हैं, हर देश में होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है. हर आप किसी भी जगह चले जाएं, जो टॉप 5 या टॉप 6 इंडस्ट्रीज होते हैं, उन्हीं के हाथ में 20 या 30% इकोनॉमी होती है हर देश की. आप अमेरिका में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, इंग्लैंड की तो बात छोड़ दीजिए, इंग्लैंड की तो इकोनॉमी अभी तहस नहस हो गई है. दे वांट एड फ्रॉम अस, बाय द वे. अब आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. they want they want India to help them. Help. Now my point is, sir, in terms of unemployment, the unemployment rate has risen. Unemployment numbers are very high. वो jobs कब create होंगी, मेरा ये कहना है. I agree, 2.5 years COVID really set us back. लेकिन आज की तारीख में people require jobs in their hands. वो कब होगा, वो जरा बताएं पेशकर साहब. सर अभी भी रोजगार के बारे में काफी सारे नौकरियां देने का काम एक साथ 70-70 हजार 55,000 अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम मोदी जी ने किया है. हर स्टेट में स्टेट का जो एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो भी उसके ऊपर काम कर रहा है और युवकों के आकांक्षाओं के अनुरूप उनको रोजगार मिले, इसलिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार तो ये सारा प्रयास कर रही है. लेकिन नौकरियां मिलने का जो थोड़ा एक सेंटिमेंटल बात मैं बोलता हूं आपको, एक इमोशनल बात ऐसी होती है या मन की बात ऐसी होती है कि मुझे नौकरी मिले तो मल्टीनेशनल कंपनी में ही मिले और मिले तो दूसरा सरकारी मिले, तो ये थोड़ा कहीं भी मुश्किल होता है, किसी भी देश में मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ युवकों की संख्या ये ज्यादा है, युवकों का देश कहा जाता है. तो सिर्फ नौकरी के पीछे जाने के बजाय सरकार इस पर भी काम कर रही है कि लोग एंटरप्रेन्योर बने और एंटरप्रेन्योर बन के नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाला बने. तो इसके ऊपर भी पैरेलली काम चालू है. अगर हम सिर्फ एक ही तरफ से देखेंगे कि सेटिस्फाइड जॉब मिलना, अगर एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए एडवर्टाइज देते हैं, इश्तिहार देते हैं, तो 100 लोग, मतलब प्रोपोर्शनल बता रहा हूं मैं, 100, 200, 1000 लोग आते हैं और उसमें 1000 में सभी अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं, उसमें अनसेटिस्फाइड लोग होते हैं कि मैं मेरे नौकरी से अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं इसलिए मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं. तो वो क्राइटेरिया थोड़ा हमें ये गलत लगता है कि वो संख्या गिनने में, तो उसमें भी सरकार ने काम करना चाहिए, ये बिल्कुल मानता हूं. सेटिस्फेक्शन होना ही चाहिए, अर्निंग का भी होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से ये बात है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेगी. सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है. दूसरी तरफ एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है. टोटल एम्प्लॉयमेंट का 40% एम्प्लॉयमेंट तो एमएसएमई में है. तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्कीम निकल रही है. अभी 3 दिन पहले ही रैम्प जैसी योजना एमएसएमई के लिए निकाली है, उसके लिए अलग से प्रावधान वर्ल्ड बैंक की तरफ से किया था. तो उसके अंडर भी अलग से एक एमएसएमई काउंसिल बनी है. तो एमएसएमई को सपोर्ट देंगे तो नौकरियां बढ़ेगी तो युवकों का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी. तो सारे क्षेत्र में पैरेलल काम चल रहा है. तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में ये चीजें पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकती हैं. जबरदस्त. पेशकर साहब, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, ये इनजस्टिस जिस प्रकार से ब्रिजभूषण, तो ये लिंक है कि आप मोदी साहब कह रहे हैं कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम वगैरह लाए, वुमेन सेफ्टी के लिए हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हैं, निर्भया फंड है, अलग अलग तरीके, मगर यहां पर पद्म भूषण उन्होंने रिटर्न कर दिया बजरंग पुनिया साहब ने. साक्षी मलिक जी ने टोटल अपने हर चीज रिटायरी हो गया, बोले कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल और मुझ पर अन्याय हो गया मोदी जी की तरफ से. तो क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम
फिर जितने निर्भया फंड में 203 करोड़, 1352 करोड़ सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर वुमन, इतने सारे चीज आप वुमन के लिए कर रहे हो, बट यहाँ पर ऑन द फेस हर चीज वो एक्सपोज हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी साहब वुमन सेफ्टी और वुमन इश्यूज को लेके बहुत थोड़ा ढीला है। हाउ डू यू सी इट पेशकर साहब? मैं बिल्कुल, मेरा बोल्ड स्टेटमेंट इसके बारे में है। साक्षी मलिक जी का एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते और हमारे देश की अच्छी खिलाड़ी होने के नाते काफी सम्मान रखते हुए, लेकिन मुझे ये दुख से कहना पड़ता है कि इस प्रकार का स्टेप उन्होंने उठाना नहीं चाहिए था। ये पूरे देश का अपमान है। जैसा देश ने आपका गौरव किया, ये मोदी जी ने घर से दिया था क्या? उनको सम्मान जो दिया, और किसी ने पद्मश्री लौटाने की बात की तो क्या घर से दिया क्या मोदी जी ने? वो तो देश का सम्मान है। देश का अपमान करने वालों को के प्रति कोई सहानुभूति नहीं बचती है। ये जो पुरस्कार वापसी जी, टूटते क्या क्या है वो अवार्ड वापसी, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नाटक ये दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इस प्रकार से राजनीति करनी है तो सीधा राजनीति में आ जाइए। आपको पूरा सम्मान आपका है, आप खेल में हो, खेल का सम्मान है, लेकिन खेल के आड़ में राजनीति करने के लिए जाएंगे तो ऐसा ही होने वाला है। अभी मुझे बताओ कि उसमें जो कोर्ट में केस चल रही थी, उसके बारे में सरकार ने पूरी तरीके से उसमें ध्यान रखा। जो कुछ कानून से होने वाला है उसके करने के लिए पूरी छूट दे दी। और इलेक्शन होना था, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में कोई जीतता है, उनके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं लगता है तो हम खेल छोड़ देंगे? ये कहाँ की बात आ गई? और रही बात कांग्रेस की, प्रियंका जी की या राहुल जी की बात हो गई, उनको तो कुछ ना कुछ बहाना ही चाहिए। मोदी जी के खिलाफ कोई भी बोले तो बिल्कुल तुरंत उनके घर भाग जाएंगे। वो तो उनको काम ही नहीं रहा है ना कुछ, तो उनको तो एक ही है, मोदी के विरोध में कोई बोले तो उसके बाजू में जाके खड़े रहते हैं। हमने देखा है वो भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले के साथ भी वो खड़े हैं। तो आप क्या कहेंगे उनको? तो उनको कहना है कि जरा वायनाड में भी ध्यान दो, ये सब बातें छोड़ो, ये राजनीति वाले बातें का राजनीतिकरण करना ये सबसे बड़ा अन्याय होगा भारतीय युवाओं के प्रति। तो इन्होंने खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए, मेरी इतनी सलाह उनके लिए। लेकिन पेशकर साहब, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि बृजभूषण सिंह साहब जो हैं, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए, मैं आपसे पूछता हूं व्यक्तिगत तौर पे, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, अगर किसी और पर वो ये आरोप लगते तो वो आदमी अभी जेल में होता। लेकिन बृजभूषण सिंह जी के खिलाफ, चलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है, वो बेल पर बाहर है, पार्लियामेंट अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बृजभूषण सिंह जो हैं वो कांग्रेस के एमपी होते तो आप क्या करते? सर बताएं। नहीं, जिसको अच्छा होगा आपने सवाल पूछा। मुझे थोड़ा बहुत कानून का नॉलेज है, मैं वैसे तो एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन कानून का नॉलेज है। अगर कोई हैरेसमेंट, वुमन हैरेसमेंट का केस लगाता है तो उसमें प्रावधान ये है कि केस रजिस्टर होती है, एफआईआर उनके ऊपर भी हो गई है, और एफआईआर होने के बाद में मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होता है। मुझे एग्जैक्ट ये 156 ऐसा कुछ 164 कुछ है कलम उसका, तो उसके अंडर मजिस्ट्रेट इन कैमरा वो महिला की तकरार ली जाती है, और वो अगर पाया जाता है दोषी तो उसको सीधा अरेस्ट होता है। यहाँ पर ये कुछ नहीं हुआ, पुलिस भी इंक्वायरी कर रही है। उन्होंने कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी एफआईआर होने के लिए, और एफआईआर होने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस सीजेआई साहब जो है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने वो वापस लेने के लिए बोला है एफआईआर, उनका केस डिसमिस कर दिया कि अभी इसका कोई औचित्य नहीं बचा है क्योंकि एफआईआर हो गई है, अभी उसका रेगुलर प्रोसेस से काम हो जाएगा। ये सारा होने के बाद फिर हम अगर ऐसा बोलेंगे कि वो ऐसे अभी अब फिर फ्री घूम रहे हैं, वो ये हो रहे हैं, ऐसा कैसा? कानून का काम करता ही है, लेकिन गलत अगर कोई किसी के ऊपर केस लगाएगा तो कानून उसको भी नहीं मानता। लेकिन पेशकर साहब, जब भी किसी गैर भारतीय जनता पार्टी के लीडर के खिलाफ कोई भी आरोप लगता है तो सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वक्ता, अधिवक्ता, सब नेता, सब लोग ऐसे उसको ट्रीट करते हैं कि जैसे उसके खिलाफ
केस प्रूव हो गया हो, साबित हो गया हो कि कॉन्विक्ट है, तो नहीं हमारे सर आप तो स्टैंडर्ड रखिए ना अपना। मैं मानता हूं कांग्रेस जो कर रही है। हाँ, चलिए बोलिए 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 सर बोलिए। उसके अगेंस्ट में प्रूफ मिलते हैं, हम ऐसे हवा में बातें करते ही नहीं है। जिसके अगेंस्ट प्रूफ है उसके ही बारे में बोलते हैं। तो हम ऐसे तो हवा में बातें ब्रिजभूषण करते सिंह नहीं के खिलाफ तो प्रूफ है अगर ना, किसके बारे तभी में तो proof केस नहीं है तो रजिस्टर हम हुआ बोलेंगे। है, तभी तो एफआईआर लिया गया है, तभी तो केस रजिस्टर हुआ है, तभी तो वो बेल पे बाहर हैं। बेल लेनी पड़ी है ना उनको। बिल्कुल, उनको वो दोषी पाए गए तो कौन बचाएगा। मैंने अभी तक ब्रिजभूषण सिंह का नाम भी नहीं निकाला। मैंने नाम निकाला उनका, मैंने कोई प्रोटेक्ट नहीं किया। कानून कानून का काम करेगा। वो अगर दोषी है तो उसको दंड मिलना चाहिए, और ये पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, एकदम क्लियर बात है। और कोई भी प्रवक्ता ले लीजिए यही कहेगा जी, अगर दोषी है तो। लेकिन एक बात तो ठीक है, जहां तक के इलेक्शन का सवाल है, किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी का इलेक्शन जो भी है, अगर जो भी भाई चुन के आया उसके बारे में क्या कर सकते हो आप लड़ लेते, जीत जाते। हाँ ऐसी क्या बात है? मैं यही मैं बात कहने वाला था कि आप खुद उतर जाइए और करिए। दुरुस्त बात। क्या बजरंग पुनिया साहब जा सकते थे? ऐसी क्या बात है? अब मुझे ऐसा लगता है, ये आखिरी सवाल है इस सब्जेक्ट के ऊपर। पेशवर साहब, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है। क्या है कि मेडल लाने वाले सारे हरियाणा के हैं, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट के लोग सारे उत्तर प्रदेश के हैं। तो वो हरियाणा वर्सेस यूपी चल रहा है, जहां तक मैं जानता हूं। कोई ऐसी खबर है आपको? बिल्कुल है। मैं कैसा है, कंट्रोवर्सी में मैं वो कभी बोलता नहीं हूं, मुझे जानकारी तो पूरी रखनी पड़ती है भी। ये सिर्फ उतना नहीं है सर जी, ये उसको जाट एंगल भी एक अलग से है। आपने थोड़ा सॉफ्ट भाषा में कहा, वो उसमें एक जाट एंगल भी है। सारे हरियाणा के प्लेयर्स, ये रेसलिंग वाले प्लेयर्स है, वो मेडल भी लाते हैं भारत के लिए, काफी अच्छे प्लेयर्स है। और ये जो WFI है उसका कंट्रोल पूरा नॉन जाट की तरफ है। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है ना। करेक्ट। लेकिन उसको कौन क्या कर सकता है, चुन के आने के बाद क्या करेगा। और इसमें वेरी अनफॉर्चुनेटली एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार साहब, इसमें बड़ी दुखद बात क्या है प्रदीप जी, दुखद नहीं एक्चुअल बात है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूल्स के मुताबिक सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें रहेगा तो वी विल लूज आवर मेंबरशिप, तो वो बैन हो जाएगी WFI। ये प्रॉब्लम है। आप एडवोकेट साहब, आप कुछ पूछना? जाट सर, आज अमित शाह जी ने फिर जाट पुत्र, किसान पुत्र, OBC पुत्र, उपराष्ट्रपति और उनके बारे, जगदीश जी के बारे में बात की है कि उनके अपमान हुआ है, he has been insulted, but कांग्रेस इज टॉकिंग अबाउट जिस प्रकार से डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का हत्या किया है, पार्लियामेंट में जिस प्रकार से सस्पेंशन हुआ है, उस पर कुछ बात नहीं हो रहा है, पूरे डाइवर्शनरी टैक्टिक्स चल रहा है। पेशकर साहब, मोदी साहब का दे रिक्वेस्टेड एक कुछ बोले इस विषय में, पार्लियामेंट में हुआ नहीं है। अमित शाह जी का पहले इस्तीफा मांगा था, फिर बोले कि एटलीस्ट स्टेटमेंट तो दो। दे वांटेड अ डिबेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड पार्लियामेंट सिक्योरिटी, वो नहीं हो गया, और सस्पेंशन भी नहीं हो गया जो एमपी बीजेपी का एमपी सिम्हा ने जिसने पास बनाया। तो लोकतंत्र का हत्या, कांग्रेस का कहना है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। आप इसको कैसे दे, बिकॉज अमित शाह जी ने भी आज उपराष्ट्रपति का जो इंसल्ट है उसको हाईलाइट किया है। पेशकर साहब, नहीं ऐसा है, अपमान तो हुआ है, मानना न मानना ये तो बात, जो करता है अपराध वो कभी बोलता ही नहीं कि हमने अपराध किया है। संसद चलाने का जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन विपक्ष अगर पूरे रूल के, जो हाउस के रूल है वो तोड़कर काम करेगा, और एक नहीं 10 बार बोले, 100 बार बोलने के बाद भी वही करेंगे, पहले दिन सस्पेंड करने के बाद दूसरे दिन ही वही करेंगे, तो मुझे लगता है ये कुछ फिक्स करके आए हैं। इनकी मंशा ही कुछ अलग है, क्योंकि अभी 2-3 महीने में इलेक्शन होगा, तो गलत नैरेटिव लोगों के मन में जाए, इसका ये कुछ प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी लग रही है हमें, क्योंकि काम करना नहीं है। प्ले कार्ड लेके आज तक कोई संसद में तो नहीं आता है, बाहर देखा था, 10 बार बोला है ये नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर बाहर जाते तो जाते हैं, फिर मिमिक्री करते हैं।
और मिमिक्री करना तो छोड़ो, मिमिक्री का वीडियो शूटिंग करेंगे आप और हंसेंगे उसके ऊपर। और आपको तो पंतप्रधान बनना है ना भाई, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, और उसके बाद में उपराष्ट्रपति, उनके प्रति सम्मान रखने के बजाय हम उसी संसद के प्रांगण में उनका अपमान का वीडियो करेंगे। इसकी सजा क्या देंगे? क्या उनकी आरती उतारेंगे? तो मुझे लगता है कि इनको कुछ ना कुछ माहौल बनाना है। उन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी के करने की सोची थी, लेकिन वो हुई नहीं और उनको सस्पेंड होना पड़ा। अभी ऐसा है कि युवाओं को भी पता चल गया है, सब पूरे देश को पता चल गया है कि नौटंकी करता कौन है। तो संसद में हम उनको इसलिए भेजते हैं कि वो वहां पर कुछ बात रखे। विरोध करना है तो संवैधानिक विरोध करे, लेकिन इस प्रकार से नौटंकी करने के बाद जो सजा मिलती है, हम तो कॉलेज में भी देखते हैं, स्कूल में भी देखते हैं, जो गड़बड़ करता है उसको बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो गड़बड़ करने वाले बच्चों को तो वैसे ही होना है। तो अभी तक मुझे लगता है कि ये बात जो की है वो सही की है, और हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान देश सही नहीं सहेगा। लेकिन पेशकर साहब एक वीडियो वायरल हुआ है हर जगह पे, कांग्रेस ने वायरल किया हर जगह पे, और वो मोदी साहब का मिमिक्री करते हुए राहुल गांधी की पार्लियामेंट के भीतर। तो वो भी तो मिमिक्री है सर। नहीं, वो मिमिक्री नहीं है। इस प्रकार के व्यंग के ऊपर मिमिक्री नहीं है जी, व्यंग के ऊपर मिमिक्री नहीं है। ये उनके व्यंग के ऊपर मिमिक्री थी जो टीएमसी के सांसद ने की। व्यंग के ऊपर मिमिक्री नहीं है, वो बोलने का एक तरीका उन्होंने कुछ किया है जी। लेकिन वो अभी वायरल हो रहा है हर जगह पर। कांग्रेस यही बोल रही है कि मोदी जी मिमिक्री करें तो ठीक है, हम अगर सदन के बाहर, वो तो उन्होंने मिमिक्री करी है लोकसभा के पटल के ऊपर, हम लोगों ने तो बाहर करी है, और हमें दोषी ठहराया जा रहा है। उपराष्ट्रपति की इसकी आपकी तुलना आप उपराष्ट्रपति के साथ पे करते हो, जो संवैधानिक पद पर बैठा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सर्वोच्च पद है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री जी ने करी है ना। हाँ सर, प्रधानमंत्री जी ने करी है ना, ऐसा कहना है उनका। नहीं, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने की है, वो मिमिक्री है ही नहीं। वो बोलने का ढंग, एक स्टाइल जो है उसमें उन्होंने कोट किया है, वो मिमिक्री नहीं है, कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं है, ये व्यंग्यात्मक काम किया है। लेकिन एक चीज तो है, चलिए ये सब्जेक्ट हुआ खत्म। इसके ऊपर तो क्या है, अब अनगिनत बहस होती रहेगी, क्या होना है क्या नहीं होना। और यहां पर एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, पता नहीं पेशकर साहब को याद है कि नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये विंटर सेशन, क्योंकि तकरीबन आखिरी सेशन है इस 17वीं लोकसभा का, इसके पहले स्पीकर साहब ने, ओम बिरला जी ने सबको अपने चेंबर में बुलाया था, और हर एक के साथ ये वादा लिया गया था यूनानिमसली कि यार इस बार आप वेल ऑफ द हाउस में कूदेंगे नहीं, आप वो जो क्या प्लाकार्ड लेके आएंगे नहीं। सबने एग्री किया, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग एवरीबडी। तो ऑपोजिशन ने, इनके पास कोई मतलब आई डोंट थिंक दे हैव अ आंसर टू दैट। वो कहता है भाई क्यों, हमारा राइट है, लेकिन फिर व्हाई डिड यू एग्री? यू एग्रीड यूनानिमसली कि आप प्लेकार्ड लेके अंदर नहीं आएंगे। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये हुआ है। लेकिन अब आगे चलें सर, आपने जी सर, एडवोकेट साहब सिर्फ एक सेकंड, पेशकर साहब, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए आपने सबको बुलाया, सोनिया जी को भी बुलाया, खड़गे साहब को भी बुलाया, यहां तक अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया। तो लेकिन अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी साहब का क्या होगा सर, वो आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, उनको बुलाया है, सम्मान पूर्वक घर जाकर बुलाया है। उसके हो सके तो मैं थोड़ी देर के बाद, मेरे पास उनके फोटो है, वो भी भेज सकता हूँ। नहीं, फोटो है सर हमारे पास, वो विश्व हिंदू परिषद वाले गए थे। बीजेपी के चंपत राय साहब ने कहा कि आप बहुत, अब आपकी उम्र बहुत हो गई। नहीं, जो रामभूमि ट्रस्ट है, जन्मभूमि ट्रस्ट, क्षेत्र जन्मभूमि ट्रस्ट है जी, वो ट्रस्ट के जो सम्मानित पदाधिकारी है उनमें से कोई गए हैं जी। मुझे अभी नाम पता नहीं है, नाम भी है, लेकिन चंपत राय जी ने बोला उनको कि आप उम्र हो गए, आप रुकिए। चंपत राय जी तो उपाध्यक्ष है, वो खुद गए हैं। तो मुझे लगता है कि सम्मान पूर्वक उनको वहां पर बुलाया है। और ऐसा है, राम प्रतिष्ठापना जो है ना, वो तो अडवाणी जी ने उसकी नींव रखी है जी, उसमें सबको पता है। और
वो आएंगे क्या नहीं आएंगे वो मैं तो नहीं बता पाऊंगा अभी। तबीयत कैसी है उनकी या क्या प्रोटोकॉल है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है उतने तो बुलाया ही है। ये कुछ गलत फहमी लोग करते हैं कि किसी बहाने उन पर अटैक करो। तो अब जी नंबियार साहब क्या कुछ बोल रहे थे सकते आप, बोलिए सर, बोलिए। पेशकर साहब, आज भी जरांगे पाटिल जी का जबरदस्त बड़ा सभा हुआ, बहुत जबरदस्त सभा हुआ। एक नाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी ने ऑलरेडी कहा कि हम लोग आपका विचार करेंगे और इस पे हम लोग पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। नोंदणीकरण करीबन 35 लाख के आसपास कुणबी मराठाओं का हुआ, मगर जरांगे पाटिल जी एकदम अटूट है। वो बोले कि 24 दिसंबर तक हुआ नहीं तो ये प्रॉब्लम होने वाला है, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो तो हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? बिकॉज जरंगे पाटिल रुकने को तैयार नहीं। महाजन जी गए थे देव फडणवीस जी के और से बात करके समझाने के लिए, बट आई थिंक वो समझने वाले नहीं है। 24 तारीख फिट है। आप कैसे देखते हो पेशकर साहब इसको? नहीं, अभी जो उनकी आज की सभा हुई उन्होंने ये बात फिर से दोहराई है कि हमें आरक्षण बिल्कुल रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए। और 20 जनवरी से वो मुंबई में आजाद मैदान पर फिर अनशन के लिए बैठेंगे, ऐसा उन्होंने अभी आज जाहिर किया है। अभी देखते हैं, क्योंकि वो सरकार तो पूरे पॉजिटिव है और पॉजिटिव सरकार होने के नाते वहां पर हर बात जिस प्रकार से बात हुई उसी प्रकार से बात चल रही है। उसका जीआर भी निकल गया है। जिनकी कुणबी ऐसा उसमें मिलेगा, नोंद मिलेगी पूरे सरकारी डॉक्यूमेंट में, तो उस आधार पर सबको दिया जाएगा जो ब्लड रिलेशन में है। इस प्रकार से तो इतना तो आ गया। अभी डिस्प्यूट किस में रहा है? जो ब्लड रिलेशन में नहीं है लेकिन रिश्तेदारी में, तो उनके इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया करनी है, किस प्रकार से करना है तो वो तो होगा ही होगा। दूसरा उसके बाद में ये है कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खुद पटल पर रखा है। उन्होंने बोला है कि फरवरी में उसके लिए एक स्पेशल अधिवेशन हम बुलाएंगे, संसद सत्र, अपना विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और विधानसभा में उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी वो करेंगे। तो सरकार इतनी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि डायलॉग से जरांगे पाटिल साहब भी सुनेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरा जनता का समर्थन उनके साथ में है और मराठा भाइयों बहनों का समर्थन भी उनके साथ में है और वो कुछ अलग बात करते नहीं है। जो जनता के, मराठा समाज के जनता के मन में दोहराते हैं, उसमें मुझे बिल्कुल शांति से ये सब होगा। पेशकर साहब, मगर भुजबल साहब कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने आलोचना किया, बोले कि एक काम करिए, आप 4-5 बंगले मंत्रियों का जरांगे पाटिल जी के घर के बगल में या धरना साइड के बगल में बजाएं, बिकॉज सब मंत्री जाके उनके सामने बैठ रहे हैं। बोले चीफ सेक्रेटरी का भी एक बंगला उधर बांध दो। भुजबल साहब का कहना है कि जहां पर इनका आंदोलन चल रहा है, जहां भी जरांगे पाटिल जी का, बिकॉज आज चीफ सेक्रेटरी भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आज 4-4, 5-5 कैबिनेट मंत्री उनके अगल बगल बैठ के उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से हर चीज करना। जरांगे पाटिल जी अभी सिर्फ मराठा आरक्षण ही नहीं, हर विषय पर इस सरकार को, ट्रिपल इंजन को समझाते रहेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। क्या इस चीज को आप एक मजाक नहीं बट एक हकीकत बन के देख रहे हैं सब लोग? आपको कैसा लगता है पेशकर साहब? नहीं, ऐसा हकीकत नहीं है। वो भुजबल जी का आप अगर पहले से लेके मराठी के भाषण सुनेंगे तो उनका एक विशिष्ट स्किल है इस प्रकार से बात रखना। क्या है, ओबीसी के मन में भी कुछ बातें हैं। उनको ये ओबीसी भी 50% के आसपास है। वो कहते हैं 27% उनको रिजर्वेशन है। 27% में अगर ये आ गए तो तकलीफ होगी। ये एक पूरा बड़ा तबका है समाज का, तो उनके मन में भी कुछ बातें हैं। वो भुजबल जी उनके नेता होने के कारण वो सामने रखते हैं। और अभी ऐसा है कि सरकार ने तो सब कुछ किया है, जितना करना चाहिए था वो सब किया है। अभी सिर्फ जो एग्जीक्यूट होने के लिए जो समय लगेगा उतना लगेगा तो लगेगा ही। तो वो समय मिलने के लिए तो रुको भाई, ये बोलने का उनकी शैली और या स्किल अलग है। तो भुजबल जी बड़े नेता है, उनके बारे में क्या कहें। लेकिन पेशकर साहब, जो असली बात प्रदीप नंबियार जी पूछ रहे हैं आपसे
वो ये है कि जरंगे पाटिल साहब की मीटिंग में 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख लोग आ जाते हैं। अब इतनी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करने में आप पॉलिटिशियन हैं साहब, आज की तारीख में 1.5 2 करोड़ लग जाते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है सर? ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आ रही है? संगठन कौन है इसके पीछे? समय आने के बाद पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आने ही वाला है। क्योंकि ये जरा लोगों को अभी तो अभी तो बोलते हैं कि सारी जनता ये करती है, तो समय आने के बाद पता चलेगा। अभी काम फोकस किस पर है? फोकस है समाज की जो आशा आकांक्षा है उसको पूरा करने, इतना ही है। और पेशकर साहब दूसरी चीज क्या है, चलते चलते आपसे ये जानना चाहते हैं क्या है कि अभी तक आरक्षण जो वास्तविकता में दिया गया और जिसको हाईकोर्ट से मंजूरी भी मिली, वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी ये, भले आप इनको ट्रिपल इंजन की सरकार कहें, जो भाई ये इसमें सिर्फ एक ही इंजन है, वो बीजेपी का इंजन है और कोई नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, 103 सीटें बीजेपी की हैं और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। फडणवीस सरकार अकेली सरकार है जिसने वास्तविकता में मराठा आरक्षण दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको मंजूरी दी। मेरा यह कहना है कि यहां पर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी सलाह यह है कि यहां पर भी देवेंद्र फडणवीस जी को आगे करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद जरंगे पाटिल साहब ये कहेंगे कि मैं मुंबई में आ रहा हूं, इधर आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं। अकेले फडणवीस साहब समझा सकते हैं उनको, और कोई नहीं समझा सकता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में पेशकर साहब? नहीं, ऐसा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी पूरी कोशिश में लगे हैं जी, और पूरा साथ देवेंद्र जी का मुख्यमंत्री जी को है जी। ऐसा नहीं है कि देवेंद्र जी कुछ उसमें बात ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। गृह मंत्री के नाते, उप मुख्यमंत्री के नाते और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता होने के नाते वो पूरा समर्थन उनका एकनाथ शिंदे जी के साथ में है। और दोनों, और अजित पवार, अजित दादा, तीनों भी मिलकर ही डिसाइड करते हैं कुछ भी चीज है। वो ऐसा नहीं है कि देवेंद्र जी अभी उसमें कुछ देखेंगे नहीं, कौन आगे गया कौन पीछे गया, ये समझने वाली बात है। पिछली बार भी जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब कौन जाता था डिस्कस करने के लिए? गिरीश बाबू महाजन जाते थे जी, जी। तो गिरीश जी है बात में। तो मुझे नहीं, ऐसा ऐसा है ही नहीं, मुझे लगने का सवाल नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत में तीनों भी साथ में है। जहां जिनकी स्टेटमेंट आवश्यक है वो यूनानिमसली वो स्टेटमेंट देते हैं। कभी मुख्यमंत्री देते हैं, कभी अजित दादा, और कभी जरूरत पड़े तो देवेंद्र जी देते हैं। पेशकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, ग्रेट प्लेजर सर टॉकिंग टू यू। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय सिया राम। प्रदीप जी। बिल्कुल सर, क्या बात है सर। प्रदीप जी, let's be very clear, irrespective of the way you cut it or whatever, but the fact remains that as far as the opposition is concerned, I don't think they have the strength right now. आज भी देख लीजिए आप, उम्मीद थी कि आज कोई बड़ा मोर्चा होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। अब न जाने कब करेंगे, मुझे मालूम नहीं। अब कल तो क्रिसमस है, 24 तारीख है, क्रिसमस ईव है, उसके बाद क्रिसमस सीजन आ जाएगा, उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा। 28 तारीख को वन ऑफ इवेंट है प्रदीप जी, ऑफ द कांग्रेस फाउंडेशन डे। 28th of December 1885 was the day when the Congress was founded. So 138 साल हो जाएंगे, तब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 लाख लोग वहां पर आएंगे। बट दैट्स जस्ट अ वन ऑफ इवेंट। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर ये लोग, इन्होंने मतलब दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, to have rallies. But they still have 20% of the vote share as per 2019 जो जनरल इलेक्शंस के स्टैटिस्टिक्स निकालोगे 20% बहुत होते हैं। और पिछले 3 जो इलेक्शंस हुआ, 4 स्टेट 5 स्टेट का, in 4 states they had around 40% of the vote share. So below the Deccan they are very strong, they're absolutely strong. Now they have to pick up their resources above the Deccan and the Western Maharashtra, the Hindi speaking belt and Western India. That is where the focus of the Congress has to be. But the focus that they are doing right now is not enough. You need to put your resources out on the open, on the ground, 24/7. And put your best foot forward. And put your best foot forward. When are you going to do it? My point is, there are exactly elections के लिए there are about 4 or 5 months left. December is already over. April या मई में चुनाव होंगे, हो सकता है they might be after 15th of April.
या मई के फर्स्ट वीक में होंगे। मुझे ऐसा लगता है दे विल प्रॉब्ली बी इन अप्रैल। मेरा ये कहना है कि आप कब अनाउंस करेंगे कि फला फला दैट सो एंड सो इज लीडिंग अस, सो एंड सो इज डूइंग दिस एंड दिस इज आवर अल्टरनेटिव मॉडल। I don't know when they're going to do it. Forget about it. Sir, I'm not sir. even concerned. Pradeep ji, I'm not even concerned about, you know, Akhilesh Yadav said this or Nitish Kumar said this or somebody else said this. That doesn't make a difference. My point is, where is your alternative model? How are you going to combat Mr. Modi? And where is your organization? How do you expect the person who has been working, the boy who has been working, or the girl who has been working, or the man who has been working, or the woman who has been working for the Samajwadi Party all their life to work for the Congress in Uttar Pradesh? It's not going to happen unless and until you go reach right down to the block level and tell them, hey, listen, this has to be done. नहीं तो हम सब लोग मर गए। सर कौन काम करेगा? आप खुद बीजेपी में रह चुके हैं। बीजेपी और शिवसेना की जब युति होती थी एंड दे हैव, बीजेपी और शिवसेना की युति सबसे पुरानी थी सर, अभी भी चल रही है वैसे, ऑफिशियल शिवसेना स्टिल विद द बीजेपी। शिवसेना के जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने बाहर नहीं आते सर। प्रदीप जी। Exactly. Now if you see what the entire India Alliance का जो मीटिंग हुआ था सर, मीटिंग में ये तय किया था कि हम लोग 1-to-1 350 जगह पे हम लोग फाइट करेंगे, बट 1-to-1 as on today the Congress and the BJP are fighting in more than 250 states, 250 seats. 250 seats के ऊपर they are 1-to-1 already. Yes. And what has Congress done to increase their vote share? Because they are, I think their victory percentage among all these 250 seats is hardly 10% or 15%. That is what the political pundits say. They are not. तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? आप देखो मध्य प्रदेश में इट इज कांग्रेस वर्सेस द बीजेपी, राजस्थान कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, जितने भी आप स्टेट्स देखो, इट इज ऑलवेज अबाउट द डेकेड इट इज ऑलरेडी Congress versus the BJP. So Congress has to increase its share of victories. So which means they have to change their strategy. Let's ask Nasir Hussain साहब। नासिर हुसैन साहब से हम पूछते हैं। Let's ask him. नासिर साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? नासिर साहब, तो 28 तारीख को जबरदस्त नागपुर में 10 लाख के करीब भीड़ एक्सपेक्टेड है, अपेक्षा है। बेशक, कल से मैं नागपुर में ही हूँ। कंटिन्यू। तो इस वक्त आप नागपुर में हैं? वाह, लवली। आज मुंबई में हूँ, कल से मैं नागपुर। कल से हैं? अच्छा, फ्रॉम टुमारो यू विल बी इन नागपुर। And again, 28th of December, it will be the 138th anniversary of the founding of the Congress way back in 1885, and absolutely wonderful. Great organization. Nobody wants to see that organization fade away. Now, अभी प्रदीप जी और मेरे बीच में जो बात हो रही थी, सर उसके बारे में आप बताएं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आपकी वैसे भी 1-to-1 फाइट हुई ना बीजेपी के साथ, जहां पर 1% से या 2% से, या मध्य प्रदेश में 8% से, छत्तीसगढ़ में 4 या 5% से आप पीछे रह गए। तो आप वो किस तरीके से जो परसेंटेज है 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, उसका मुकाबला कैसे करेंगे नासिर साहब? आप किस स्टेट के, आप इस 3 स्टेट की बात कर रहे हैं या किसी? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ओ सॉरी, आप देख लीजिए ना, राजस्थान में हमारा वोट शेयर तकरीबन 1% का है, और मध्य प्रदेश में भी हम 2% से पीछे, और राजस्थान मध्य एमपी में हम 4-5% से इनसे पीछे रह गए। उनकी 47, हमारे 43, लगभग 6% से हम पीछे रह गए। तो ऐसा नहीं, अलायंस जब ये असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन टोटली डिफरेंट होता है, वो देश के नाम पे इलेक्शन होता है, एक राज्य के नाम पे होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जीतने का 2 रीजन मुझे जहां तक दिखता है मध्य प्रदेश में, वो डायरेक्ट बेनिफिट जो महिलाओं को मिला, जिस गरीबी में वो दलदल में दबी हुई है, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको अचानक उनके अकाउंट में 1500 रुपया अगर डायरेक्ट ट्रांसफर होने लगे, तो उनकी जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई इंटरनेट ज्यादातर यूज महिलाएं नहीं करती है, ट्राइबल है, आदिवासी है, गरीब है, उनके पास नहीं है, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट पे अट्रैक्शन होके उनको वोट वो बदल गया। अदरवाइज हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कोई कमी नहीं था कि जो उनको ना मिल सके। बट क्या होता है कि आप मध्य प्रदेश में 450 का ऐलान करते हैं, यही सरकार महाराष्ट्र में है, वो 450 में आपको सिलेंडर देने का वादा नहीं करती। आज एमपी में खुद सेंट्रल सरकार राजस्थान को जवाब देती है कि हम 450 में ये सिलेंडर देने में फेलियर है, हम नहीं दे पाएंगे, ये जवाब आता है।
तो ये दूसरे धर्मों में अभी देखिएगा कि ये जातियों धर्म में उलझा देंगे, इंडिया अलायंस के बात को इस तरह से निगेटिविटी में फैला देंगे जैसे ये अलायंस सही नहीं, अलायंस टूट चुका है, पूरी टारगेट अलायंस को तोड़ने की होगी। जब ये अलायंस एक साथ आता है तो हमारा वोट शेयर तकरीबन 53-52% से ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो बेशक ये हार जाएंगे, इनके पास उससे बचने का कोई रास्ता दिखता नहीं। आप हमारा वोट शेयर आप कहीं भी देख ले तो हमारा वोट शेयर बहुत बेहतर है। हम राजस्थान में 1-1 है, गुजरात में हमारा बेहतर परफॉर्मेंस है, हम एमपी में है, महाराष्ट्र में है, कांग्रेस यहाँ बहुत है। हम नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कमजोर है, बट नॉर्थ इंडिया में हमारे अलायंस पार्टनर हमसे बेहतर है, पर उनकी वोट शेयर हमारे वोट शेयर को मिला है तकरीबन, तो हम इनसे ज्यादा पहुंचते हैं। अभी ये मुकाबला बहुत कठिन है, मगर इनसे सवाल करना है, क्योंकि हम हारे हैं तो जनता हमसे पूछेगी कि ये अलायंस का कोई वजूद नहीं, पर ये अलायंस ही इनको हराएगी, ये इंडिया अलायंस ही इनके घर बैठाएगी, क्योंकि जवानों की हालात बद से बदतर है। कश्मीर में शहादत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल भी आप आतंकवादी हमले में हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। आज ये किसानों की बात करते हैं, राष्ट्रपति किसानों की जात खेल रहे। आपने शायद ही कभी इतिहास में सुना होगा कि एक राष्ट्रपति जो पद पे बैठा है वो अपने आप को जाट का नेता कहता हूं मैं। इससे बड़ा इस देश के लिए दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, जो अपने आप को राष्ट्रपति हैं, जो पूरे देश के हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो अपने आप को जाट का नेता कहते हो। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है इस देश के लिए? ऐसा हमने ना इतिहास में सुना है ना देखा है। अब ये एक नया ही इतिहास हम सबको देखने को मिल रहा है बजाज भाई जी। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आई एम लुकिंग एट द साइट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 48.55% मिले हैं और 37 हमें नहीं, आपको 40.40 मिले हैं। 40.40, आई एम टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश, नॉट राजस्थान। 40.40%, तो फर्क है 8.15% का। 8% से ज्यादा का फर्क है मध्य प्रदेश में। अब वो कैसे हो गया? अब वो कैसे हो गया? अभी तक विशेषज्ञों को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया जी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ महिलाओं की वोट उनके तरफ ट्रांसफर हुआ है। मैं बार बार डायरेक्ट बेनिफिट जिनको मिला है, डायरेक्ट अकाउंट में जो पेमेंट ट्रांसफर हुआ वो वोट में तब्दील हुआ है, इसमें नो डाउट। फिर हमारे बागी उम्मीदवार भी थे, हमारे दूसरे उम्मीदवारों ने भी वोट काफी कर, तो ऐसा नहीं कि वोटों का एक अलग होता है, सेंट्रल इलेक्शन होगा, राज्य का इलेक्शन, उसमें तब्दीलियां आएगी। यही राज्य हम 2018 में भी जीते थे, पर लोकसभा के इलेक्शन में हम हार गए थे। तो ये पलट भी सकता है, ऐसा नहीं है कि जो आज ये वोट जो 2003 में हुआ था, इस बार आपके साथ 2023 में हुआ है, और 2004 में जो आपके साथ हुआ था वो शायद आपके साथ दोबारा हो जाए, हो सकता है, ऐसी बात नहीं। बेशक बिल्कुल हो सकता है, मगर आप समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं महिलाओं की, पर महिलाओं को वो समझाने में हम फेलियर रहे। हम बोलते हम हारे हैं, हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए, अपनी बात को रख नहीं पाए, पर हमने समझाने की बेहतर कोशिश की, उनको उनके रोजगार की बात की, उनकी कैसे मुस्तकबिल बने उस पर बात की। फिर भी हमारी बात जनता तक उस दम से नहीं पहुंची, क्योंकि डायरेक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, वहां गरीबी बहुत है। इतनी गरीबी है कि अचानक अकाउंट में कोई 1500 रुपया अकाउंट में महिलाओं को आ जाए, बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाता है वो। क्योंकि हमारे वादों में था कि हम देंगे और ये दे रहे हैं, तो देंगे और देने में बहुत फर्क होता है। जो दे रहा होता है उस पर ज्यादा यकीन लोग जनता कर लेती है, और देंगे क्योंकि हम, तो इस वजह से हम उससे पीछे रह गए। अदरवाइज हमारे मैनिफेस्टो में कोई दोष नहीं था, हमारे वादों में कोई दोष नहीं था, हमने जो वादा किया था ओपीएस का, उसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी हम फेल हुए। इसको एक्सेप्ट करते, जनता की जो रजा है उसको हम मानना ही पड़ेगा, जो जनता की मर्जी है उसके खिलाफ हम कभी बोल नहीं सकते ना। नाज़िम हुसैन साहब, राहुल गांधी जी का हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ जो वार्तालाप थे, उसमें उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि एक पॉलिटिशियन तब बढ़ता है जब वो डायलॉग और डिलीवरी में नहीं उलझते, वो कन्वर्सेशन में नहीं उलझते, टू एंड फ्रो। यानी आप कन्वर्सेशन में लोगों से बात भी करना पड़ेगा और उनसे सलाह भी लेना पड़ेगा, उनसे आपसे विचार विमर्श होना चाहिए। जो आज के तारीख में उन्होंने डायरेक्टली, उनका जो टारगेट था नरेंद्र मोदी जी जो हार्वर्ड कन्वर्सेशन में क्लियर कट मालूम पड़ा, वो बोल रहे कि जब तक हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे नहीं, हमको चैलेंज नहीं करेंगे, हमारे थॉट्स को चैलेंज नहीं करेंगे, लोगों से हम सुनेंगे नहीं, लोगों के बात नहीं सुनेंगे, तो अब तक आपके आलोचना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थे कि वन वे कम्युनिकेशन होते हैं,
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते नहीं है और जो पार्लियामेंट में भी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सब आलोचना था। तो हार्वर्ड में ये चीज जाके बोलना किधर तक सही है नाजिर हुसैन साहब? इसमें गलत कहाँ है आप बताइए? इसमें सही है ना, जनता से कन्वर्सेशन होना चाहिए, जनता के बीच में जनता से बात होना चाहिए। ये सरकार किसके लिए? जनता के लिए है, आवाम के लिए। हम अगर आवाम की बात नहीं करें तो बात किसकी है? तो इनकी आप देखिए 2014 से टिल 2023 तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में कभी देखा है? मोदी जी की तो बता, उनकी स्क्रिप्ट लिखी होती है, कोई फिल्म एक्टर उनके इंटरव्यू ले रहा होता है, कोई लेखक इंटरव्यू ले रहा होता है, तो कभी आपने किसी ऐसे पत्रकारों से खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हमने नहीं देखा है, ना हमने सुना है कि इस तरह। क्या देश के प्रधानमंत्री को जनता से बात नहीं करना चाहिए, सिर्फ स्टेज के ऊपर आके बोल के चला जाना चाहिए? वन वे ट्रैफिक मैं 2014 से देख रहा हूं, कभी प्रधानमंत्री जी आवाम के बीच में नहीं जाते। कभी उनकी एयरपोर्ट अगर आवाम के बीच से आती है तो सिर्फ बाहर के मुल्कों के एयरपोर्ट की फोटो आती है, वो हाथ हिलाते हुए चले जाते। कभी जनता के बीच में जाइए, जनता से बात करिए, लोगों के दुख को समझिए। जिस तरह राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उसमें देखिए हर आवाम को टच किया, दलितों को भी टच किया, तो गरीबों को भी टच किया, आदिवासियों को भी किया, हर मजहब हर जातियों को मिलाया। आप देखिए कारपेंटर काम कर रहा है तो कारपेंटर से मिल रहे हैं, ड्राइवर काम चला रहे हैं तो ड्राइवर से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, तमाम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो मैकेनिक है। ऐसे हर उस नीचे लेवल तक वो जा रहे हैं जहां आवाम है, उस आवाम को टच करने, उनके मुसीबतों को समझने का काम कर रहे हैं। आप देखिए एक वेजिटेबल बेचने वाला आजान मंडी के लोगों से भी मिल रहे हैं। तो ऐसे होते हैं जन नेता जो जनता के बीच में जाए, जनता से पूछे ये सरकार किसके लिए? जनता के लिए, ना कि कॉर्पोरेट जगत के लिए। आपने अभी कुछ दिन पहले ही एक चैनल आपने ही शायद डिबेट रखा था, अभी अडानी की बात हुई थी, तो एक कॉर्पोरेट जगत के लिए काम कर रही, जो अडानी के लिए, अंबानी के लिए, जो धन्ना सेठों के लिए काम कर रही है, जो जनता से आवाम। तो यही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने बात रखी कि जनता के बीच ये नहीं जाना। जीत जाना, बार बार बोलते जीत जाने से मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। जीत गए आपको मुबारक, बट मुद्दे आज भी वो जिंदा है कि जनता के आवाम के मुद्दे कहां हैं? आप भी आज भी लोग परेशान, हालात हैं, परेशानियों में जूझ रहे हैं। मैं देखिए हमारा रिपोर्ट नहीं है, आईएम, ये रिपोर्ट आपने दैनिक भास्कर का पढ़ा ही होगा कि आईएम कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार को चिंता ही नहीं है कि कितना कर्ज इस देश पे हो चुका है। हर नागरिक कर्ज के दलदल में डूबा जा रहा है। देश पे कितना कर्ज है सरकार बताने को तैयार नहीं है। क्या ये रिपोर्ट जनता के बीच में आ रहा है? आप सोच के देखिए। तो यही होता है आवाम से बात करने, इस पे कभी one minute नासिर साहब, 1 minute, लेट मी क्लैरिफाई। जो रिपोर्ट अभी नासिर साहब दिखा रहे हैं वो आईएमएफ की रिपोर्ट है। आईएमएफ हैज सेंट अ वार्निंग लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग दैट आपका जो जीडीपी है उसके तकरीबन बराबर आपका कर्जा हो गया है, तो वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। तो जरा सचेत हो जाइए। एग्रीड, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी बढ़ रही है, वी एग्री 6.8% पे बढ़ रही है, बट योर एक्सटर्नल डेट एंड इंटरनल डेट is going to surpass your GDP very shortly and we are looking at disaster। चलिए बोलिए नासिर साहब प्लीज, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बताइए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, इसके ऊपर अगर हम बात रखते हैं तो कोई गलत नहीं है। आप हर बातों को मजहब और जातियों में बांट देते हैं, इन बेसिक मुद्दों को उठाना कोई गलत है क्या? आप बताइए, किसानों की आज ये बात कर रहे हैं, जाटों की बात कर रहे हैं, यही हमारी बहनें जंतर मंतर पर बैठी रही, वो भी किसी मजहब की थी, वो भी किसी किसानों के थे। इससे पहले किसानों आंदोलन हो रहा था, सारी जाट किसानों, अरे सारी जो मेडल जीत के आई हैं वो सारी जाटनी। मैं बता रहा हूं, उससे पहले जो किसान यहाँ हमारे दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे थे वो तमाम किसान थे। उन्हें कौन से रंग से रंगा गया? उन्हें टेररिस्ट कहा गया, उन्हें आतंकवादी से रूप दिया गया, उन्हें पाकिस्तान परस्त कहा गया, ऐसे ऐसे तमाम लफ्जों से नवाजा गया। फिर मैं एक और सवाल उठाता हूं, 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब सदन से बाहर हो जाते हैं, वो भी किसी ना किसी मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी ना किसी मजहब से आते हैं, तो क्या उस मजहब की इंसल्ट हो रही है? अगर हम बजाज भाई और प्रदीप भाई से कोई सवाल करते हैं, हम उनसे जवाब मांगते हैं, तो उनकी जात कहां से आ गई? उनकी बात 1 to 1 है, इंडिविजुअल, वो पूरे मजहब को। तो 146 एमपी को आज सवाल करना चाहिए, मेरे मैं इस जाति से इसलिए मुझे संसद से बाहर कर दिया गया, वो उस जाति से इसलिए संसद से बात कर दिया गया। आप इस तरह से तो ये फिर जातियों में बढ़ जाएगा, फिर हर कोई अपनी अपनी जाति पे तो फिर कोई किसी से सवाल करना ही बंद कर देगा। आप उन किसानों की, जो किसान सच में किसान थे, जो सड़कों पे, उनके सवाल को आपने कभी लिया नहीं।
उन बहनों की सवाल को लिया नहीं। आप एक जाट की बात कर रहे हो, फिर राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति जैसे पद पे बैठ के इस तरह के अल्फाज निकालना मैंने इतिहास में नहीं देखा है। ये पहली बार एक नया इतिहास लिखा जा रहा है जो हमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं। 1900 हमारी चौधरी चरण सिंह से कई मनमुटाव था, कई तरह के हमारी चौधरी चरण सिंह ने, आपको याद होगा, बाबू जगजीवन राम को पीएम बनने से रोक दिया था। तो क्या आज पूरी दलित समाज कहेगी कि बाबू जगजीवन राम इसलिए नहीं बने कि वो दलित थे और ये किसान नेता था, किसान नेता ने एक दलित को पीएम नहीं बनने दिया? ये कोई अल्फाज आएगी? कभी आपने सुना है? अब आपने शांति भूषण का किताब पढ़ा होगा, उसमें पूरा डिटेल है। मैं उस किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रही, मैंने एक बार, तो उस किताब में पूरा डिटेल है किस तरह से वो उनको नहीं बनने दिया गया पीएम, क्या हुआ, पूरा हिस्ट्री है। तो आप एक ऐसे तो फिर मैं इसका जवाब ही नहीं ढूंढ पा रहा हूं। इसका बोलूं कि एक अगर मजहब के नाम पे अगर हम नासिर हुसैन साहब, अमित शाह जी का कहना है कि नॉट ओनली आपने जाट पुत्र, किसान पुत्र, ओबीसी पुत्र, उपराष्ट्रपति का अपमान किया, आपने चौधरी चरण सिंह जी का भी अपमान किया है, किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह जी की। तो ये आपको किसान से कोई लेना देना नहीं, अमित शाह जी का कहना है। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास में ही चलते हैं, चौधरी चरण सिंह की बात लाते हैं। 1930 का लाहौर हमारा अधिवेशन था, उस अधिवेशन से वो इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपने गांव सांगली या कौन सा उनका एक विलेज था, वहां आके कांग्रेस कमेटी की स्थापना करते हैं, उस कांग्रेस कमेटी के मेंबर बन जाते हैं और उसी भट्टी में वो टेम्परेचर में तब के वो एक नायाब नगीना निकलते हैं जो किसानों के सबसे बड़ा नेता बनते हैं। वो कांग्रेस के भट्टी में ही बनते हैं, कांग्रेस के ही पलों में बढ़ के बनते हैं महात्मा गांधी के साथ। तो आप बताएं, मोरारजी देसाई के साथ उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया? वो प्रधानमंत्री आज उनके नाम के आगे पूर्व प्रधानमंत्री लगता है तो भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही उनको सपोर्ट किया था, समाजवादी ने किया, तब वो प्रधानमंत्री बने, इतने ऊंचे पद पे वो गए। भले इंदिरा गांधी जी ने उनसे किसी वजह से अपनी सपोर्ट विड्रॉल किया, क्योंकि वो एक कंडीशन के तरह उनको सपोर्ट किया गया, तो उस कंडीशन पे वो कायम नहीं रहे। ऐसे तो चौधरी चरण सिंह के भी सरकार गिराने में उनका हाथ आ जाता है, सॉरी मोरारजी देसाई की सरकार गिराने में उनका नाम आता है। तो ये एक अलग बात है। हम वो किसानों के बड़े नेता है, उनकी पूरी सादगी है, पूरी जिंदगी है, जो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कांग्रेस का इनके साथ। आप बताइए, हमने उनको इतनी रिस्पेक्ट दी, आज एयरपोर्ट उनके नाम पे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। उनके नाम पे अगर आप तमाम यूनिवर्सिटी देखिए उत्तर प्रदेश में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वो किसने दिया? कांग्रेस। तो हम कैसे अपमान करते हैं? आप साबित करिए हमने क्या अपमान उनका किया है। आपने किसानों का अपमान किया, वो साबित होता है। आज भी सांगली के अंदर गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं हो रहा है जी। जो चौधरी चरण सिंह के इंप्रेशन है, जो उनको वो मानते हैं, उनके वारिसों में गिने जाते हैं। उनके बेटे अजीत सिंह के बच्चे को आपने किस तरह से मारा गया? आपने डंडों से पीट पीट के घायल किया था, तो तब आप चौधरी चरण सिंह के ख्याल नहीं आया। उन गन्ना पेमेंट किसानों का पेमेंट आपने नहीं किया, तमाम किसानों को आपने रोड पे छोड़ दिया, उनको एमएसपी नहीं दिया। तब चौधरी चरण सिंह का अपमान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं बोलता हूं इनके पास कोई विरासत नहीं है, तो हर कहीं से विरासत उधार में लाने का काम कर रहे हैं। अगर आपके पास विरासत है तो आप अपने नेताओं के नाम पे वोट मांगिए। चौधरी चरण सिंह की पूरी जिंदगी देखिए तो एकदम इनके विरोध में रही है। ठीक है, कभी इनसे जनसंघ के साथ उनकी सपोर्ट रही होगी, मगर उनके कभी उनके आजू बाजू में भी वो नहीं जाते हैं। उनकी एक अलग ही जिंदगी, उनकी सादगी का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो आप कैसे आप उनसे हमारे को अलग कर सकते हैं? बाय द वे नासिर साहब, जो आप गांव का नाम भूल रहे थे, गांव का नाम था नूरपुर। हाँ, तो आप बताइए 1930 में कांग्रेस कमेटी की स्थापना उन्होंने की थी। गांव का नाम था नूरपुर, बागपत डिस्ट्रिक्ट में नूरपुर था। तो कांग्रेस कमेटी के उन्होंने स्थापना की, वो हमारे साथ रहे हैं, हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। तो कैसे वो हम पे एलिगेशन, उनके हम पे एलिगेशन है कि हमने उनका अपमान किया? अरे अपमान किया है तो आप लोगों ने किया है। आप लोगों की पूरी जिंदगी उनके अपमान में चली गई। जयंत चौधरी को मारने वाले आप लोग, उनको पीटने वाले आप लोग, आप हम पे इल्जाम लगाते हो। ये कैसी बात करते हो आप? लेकिन एक चीज तो है प्रदीप जी, एक सेकंड, एक चीज तो है जैसे राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी ने जब मोदी जी का नाम लिया, मोदी का नाम लिया, मोदी जात का नाम लिया, तो ये हो गया कि सारे ओबीसी का अपमान किया है आपने। अभी वो जो कल्याण बैनर्जी साहब हैं, उन्होंने कुछ नकल उतारी, स्टैंड अप कॉमेडी कुछ करी इनको लेकर के, जगदीप धनखड़ साहब को, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के, और राहुल गांधी साहब वो दिख रहा था कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने पूरा जाट समुदाय को आपने
जो है वो क्या कर दिया, बेइज्जत कर दिया। तो ये एक टेम्पलेट बन गया है, स्टैंडर्ड बन गया है। किसी के खिलाफ आप कुछ भी करेंगे तो उनकी जो पूरी कम्युनिटी है उसको बीच में ले आएंगे और कहेंगे कि इनका आपने, इनकी बेइज्जती करी आपने। नासिर साहब, वही कह रहा हूं, मजहब में कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बोलता है मजहब के नाम पे आप वोट मत मांगो, पर यह मजहब के नाम पे ही राजनीति पूरी टोटली हर कोई किसी ना किसी मजहब से ही आता है, किसी ना किसी जात से। आप फिर तो सवाल करना ही बंद हो जाएगा इस देश में, क्योंकि मैं सवाल करूंगा, बोलेगा आप मेरी जाति वालों से सवाल कर लो। So Pradeep ji, that means what Nasir Saab is saying is a major point. Just one second, Nasir Saab. एक मिनट, किसानों की बात, किसानों का इन्होंने कहा था कि हम बिजली बिल माफ कर देंगे, क्या माफ किया सांगली में? आज तक सर उनका बिल माफ नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। आज तक किसान आज भी सांगली के अंदर, मैं बता रहा हूं, आज का रिपोर्ट में लेके बता रहा हूं, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे मिल के सामने बैठे हैं, उनको गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। यही सरकार ने वादा किया था, मैं 14 डेज में पेमेंट कराऊंगा, अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं मिलता है तो उसका ब्याज मिलेगा। क्या वो ब्याज मिला? ना क्या उनको मूल मिला? ना उनको गन्ने का पैसा मिल रहा है, ना उनको ब्याज मिल रहा है, ना उनको बिजली माफ हो रहा है। हर जगह झूठ, किसानों के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं और इल्जाम हम पे लगाते हैं। वो तो नॉर्मल है सर, वो तो नॉर्मल है सर। वन सेकंड, नासिर साहब एक सेकंड, पूरा घरा भी बेच दिया। नासिर साहब एक सेकंड। प्रदीप जी, what Nasir Saab has said is a very valid point, very important. There are 143 MPs who have been suspended for the entire winter session. जो उन्होंने कहा वो भी किसी धर्म से आते हैं, वो भी किसी जात के हैं, वो भी किसी समुदाय के हैं, और वो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। एक एक क्षेत्र में 15-15 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो 15-20 लाख लोगों का ये अपमान नहीं है। प्रदीप जी, बिल्कुल एग्जैक्टली दैट्स व्हाट मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब ने और राहुल गांधी जी ने वही कहा, लोकतंत्र खतरे में है और डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। 145 जो 43-45 जो बोलते हैं एमपीस को सस्पेंड किया। व्हाट दे आस्क्ड, ऑपोजिशन का एक ही मांग था कि मोदी साहब जवाब दे पार्लियामेंट में। मोदी साहब आज भी कई जवाब नहीं देते। वही आज हार्वर्ड में राहुल गांधी जी जो भाषण किए उसी का एक रूपरेखा है कि आप पार्लियामेंट में बोलते नहीं है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और संवाद। और दूसरे जो उन्होंने कहा कि अमित शाह टू रिप्लाई, या तो इस्तीफा दे दे, रिप्लाई कर ले। और तीसरा डिमांड था कि नेशनल सिक्योरिटी और पार्लियामेंट सिक्योरिटी पे बहस हो पार्लियामेंट में, वो भी नहीं होगा। और पार्लियामेंट में एमपी, बीजेपी एमपी जिसके पास इशू हो गया, उनको भी सस्पेंशन नहीं किया। तो ऑपोजिशन का कोई बात न मानना, फिर डिस्कशन डिबेट नहीं होना और फिर बोलना कि हम डिस्कशन डिबेट और लोकतंत्र में मानना, तो ये इनका जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है कि डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, इसे जबरदस्त तरीके से कोई पेश और पेश नहीं आ सकता था। द वे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इज सेड, हाउ डू यू से ये इस पे खड़गे साहब। और दूसरा आज विवाद पैदा हो गया कि खड़गे साहब इज नॉट एक्सेप्टेबल। जनता दल यूनाइटेड, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के बन सकते हैं, खड़गे साहब इज नॉट कैनॉट बी टेकन एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। वापस फूट हो गया इंडिया अलायंस में। नासिर साहब, मैं पहले थोड़ा पार्लियामेंट पे आता हूं। प्रताप सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करने के लिए इनको किसका परमिशन चाहिए था? उन बच्चों पे तो आपने यूएपीए लगा दिया। मैं उसके जो उन्होंने हरकत की उसके कोई भी उसको सही नहीं कह सकता, मगर उनकी डिमांड जायज थी। वो डिमांड पे तो हम हमेशा समर्थन करते हैं और वही हमारे नारा भी है। क्या उन बच्चों ने यही नारा लगाया, जय भीम, भारत माता की जय, तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर के महिलाओं को इंसाफ मिले? ये डिमांड कांग्रेस भी करती है, ये तमाम देश के लोग भी करते हैं। इससे तो साबित होता है वो आतंकवादी नहीं थे। हाँ, तरीका गलत था, अपनी मांग मांगने का तरीका गलत था, मगर बेरोजगारी तो था, अपनी बेरोजगारी की आवाज तो उठा रहे। क्योंकि कोई भी डेटा अब तक नहीं मिलता है कि उनका बैकग्राउंड किसी ऐसे संस्था से मिली हो जो आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, ऐसा। बट अपनी बात को बुलंद करने का उन्होंने तरीका जो ढूंढा वो शायद भगत सिंह से ढूंढा, जो उन्होंने पर मैं कहता हूं कि वो तरीका आज भी गलत है, मगर उनकी डिमांड मैं आज भी कहता हूं वो सही है। वो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तमाम जाति के लोग बेरोजगार है, तमाम लोग एम्प्लॉयमेंट में को मांगने के लिए सड़कों पे है, पर उसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। एक उसकी आवाज उठाई तो 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने बाहर कर दिया। सिर्फ सवाल क्या है कि आप आके यहाँ जवाब दो।
पर जो पार्लियामेंट में जाना इतना इजी नहीं है, वो भी पब्लिक गैलरी तक पहुंच जाना उससे भी ज्यादा टफ है। आपको पास इतना इजीली उन्होंने दिया, पास देके बुलाया, कुछ ना कुछ तो आप जानते होंगे पहले से। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई कार्रवाई हुई, कोई सवाल हुआ, कोई जवाब हुआ, किसी को पता नहीं। पर जिसने सवाल उठाया ओपोजिशन, आपने पूरे बिना ओपोजिशन का ये लोकतंत्र चल रहा है, कभी हमने सोचा नहीं था। आप बताइए, कोई भी बिल पे डिस्कशन नहीं है, ओपोजिशन के लोग नहीं है, ये कैसा लोकतंत्र है? बाद जब तक ओपोजिशन नहीं होगा, लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। फिर तो ये हिटलर शाही है, आप जो राज करेंगे वही सही, हम बात कहे तो वो गलत, ये कैसे है? मैं बार बार बोलता हूं, जब भी हो लोकतंत्र में आवाज उठाइए। आवाज उठाना कोई गलत नहीं है, अपनी बात को रखना गलत नहीं है, सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार उससे भाग रही है और हम पे एलिगेशन लगा रही है। और जेडीयू के लोग कहते हैं खरगे जी प्रधान, हमने तो नहीं कहा कि खरगे जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने, कांग्रेस ने कब कहा कि वो प्रधानमंत्री हमारे कैंडिडेट है? अब हम इंडिया अलायंस के कई पार्टनर हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। अगर ममता जी ने, अरविंद जी ने अपनी बात रखी, एक उस मीटिंग में बात रखी, तो उस मीटिंग की बात वहीं खत्म हो सकती थी, पर उससे पब्लिक किया जा रहा है। मीटिंग में हर तरह अलग अलग बातें रहती है, कोई हम बात और विवाद इसी की बात है, वो हमसे जायज भी होंगे, कुछ बात नाजायज भी होंगे। उस मीटिंग को उसी पे सॉल्यूशन होता है। कांग्रेस ने एक बार भी नहीं कहा कि खरगे जी प्राइम मिनिस्टर, जबकि खरगे जी ने खुद कहा सबसे पहले हमें अपना नंबर बढ़ाना है। हम अपने नंबर जब तक हमारे दुरुस्त नहीं होंगे, हमारा डेटा हमारा सही नहीं होगा, हम पीएम का चुनाव नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपना नंबर बनाइए, अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन गए, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको चुनेंगे कौन प्रधानमंत्री। क्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कोई अपना चेहरा दिया था? बिना चेहरे का चुनाव ले रहा था, कोई लीडर नहीं था। तो फिर आप हम पे क्यों सवाल उठाते हैं? कोई हमारे अलायंस में खतरा नहीं है। अलायंस में छोटी मनमुटाव होती रहेगी, इतनी सारी पार्टियां हैं, कोई कुछ कहे तो हर बात से पार्टी टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। सब एक साथ आ रहे हैं, सब एक साथ बैठ रहे हैं। आज भी इंडिया अलायंस के कई कन्वर्सेशनों का आज भी मीटिंग हुआ है, तो अलायंस अटूट है, बिल्कुल कोई बिखराव नहीं है, हम एक साथ हैं। मगर जनता के मुद्दों पे जवाब दीजिए, उससे वो छूट जा रहे हैं। मैं बार बार बेसिक मुद्दों की बात करता हूँ, रोजगार पे बात करो, किसानों पे बात करो, महिलाओं पे बात करो, नौजवानों पे बात, उस पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो आज खाने पीने की चीज आसमान, महंगाई आसमान छू रही, उस पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो जाति पे बात करेंगे। That's exactly what Rahul Gandhi said. That's exactly what Rahul Gandhi ji said when the media asked him. You know, there were about 7 or 8 mics in front of him, and everybody was only concerned with the stand-up comedy, that is the mimicry, and Rahul Gandhi shooting that. वो वीडियोग्राफी करते हुए अपने कैमरे के ऊपर। तो राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो जबरदस्त था एक्चुअली स्पीकिंग। इफ यू लुक एट इट, आई डोंट नो वेदर वी हैव इट, व्हाट ही सेड वाज, you are more worried about a mimicry. You are not going to ask me about the basic questions confronting the country today. आप रोज बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, जो हिंसात्मक गतिविधि हर जगह पर हो रही है उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे, किसानों के बारे में आप बात नहीं करेंगे। तो नासिर साहब ये क्या हो रहा है? मीडिया की प्रायोरिटीज कहाँ गई हैं, वो जरा बताएं। नहीं, मीडिया उन चीजों को नहीं उठा रही है। आपने अभी IMF का कर्ज बढ़ रहा है, इस पे मीडिया में कहीं चर्चा है? उस पे ऊपर बात नहीं की कि कर्ज कितना है, रोजगार हम लोगों ने किया सर, कल भी परसों भी, कल परसों दोनों दिन शो किया हमने। मुझे आपने बिल्कुल किया होगा, मेरे एक पे इशारा नहीं है। मैं तमाम उस स्ट्रीम लाइन में आना चाहता हूं जो उस मुद्दे को बहुत बड़ा बना रही है, जो मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं है। आप वीडियो बनाना में ये कोई असंसदीय वर्क है? ये उन्होंने बनाए, उनकी वीडियो उनके मोबाइल में है, उन्होंने जो वीडियो बनाया वो और शेयर नहीं किया। राहुल गांधी ने उसको शेयर नहीं किया किसी के साथ। वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। मैं कह रहा हूं जो मुद्दा बड़ा है उस पर चर्चा करने को ये तैयार नहीं है। आज भी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यही सवाल किया, हमारे देश के नौजवान बेरोजगार हैं, उस पर बात करो, खाने पीने चीज महंगी हो रही है, उस पर बात करो, किसानों की जिंदगी बदले, उस पर चर्चा। आप उस वीडियो बनाने से देश में कौन सा खतरा पैदा हो गया, कौन से जात और मजहब का इंसल्ट हो गया? मैं कहा ना, आप अगर जात और मजहब पे बात करेंगे तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता, इस देश में कोई बात ही नहीं कर सकता, सब बात वहीं खत्म हो जाती है। जी प्रदीप जी, इस पे मैं क्या नासिर साहब, जो आप महिला के बात किए, महिला सेफ है कि नहीं? एक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बीजेपी का कहना 2 दिन में हम लोग किए और 27 साल कांग्रेस को लगे किए ही नहीं।
आज उन्होंने एक पूरे लिस्ट निकाले कि महिला सशक्तिकरण और महिला सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करते हैं। वो 203 करोड़ निर्भया फंड में डाला है। 788 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। 13,000 के आसपास हेल्प वुमन हेल्प डेस्क उन्होंने खोला है। 1,400 करोड़ के आसपास जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट यानी वुमन के सेफ्टी के हिसाब से खर्चा, बजटेड खर्चा और एलोकेट कर दिया है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सशक्तिकरण और नारी सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ रहा है, मोदी सरकार, अमित शाह जी कह रहा है कि वी आर डूइंग इट इन अ बिग वे। और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से नासिर साहब दिया है कि हमने महिला सिक्योरिटी, महिला सशक्तिकरण और वंदन अधिनियम के बारे में 33% रिजर्वेशंस की बात। नासिर साहब, इसको क्या डिनाई कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं डिनाई करता हूँ ना, मैं बताता हूँ। प्रीति सिंह का नाम तो सुना होगा, मुंबई में ही रहते हैं, थाने का नाम सुना होगा। बिल्कुल जी। उस महिला, उस बच्ची को मारने, उसके गाड़ी चढ़ाने वाले कौन थे? यही बीजेपी के नेता, इनके युवा विंग के नेता। वो बच्ची चिल्लाती रही कि मुझे ये कत्ल करना चाह रहा है, गाड़ी से कुचल रहा है। कोई सुनवाई हुई इनकी? आपने जितनी आंकड़े गिनाए उस नंबर पे उसने की मीडिया में चली, तब भी गिरफ्तारी हुई। तो उन लोगों को इतनी हल्की धारा में सबको बेल भी मिल गई। तो इनकी सब दिखावा है। क्या महिलाओं के सम्मान किधर हो रहा है? आज अब आपने कल महिलाओं की बात करी, उसी ब्रिजभूषण के ऊपर एलिगेशन लग रहा है। क्या महिलाओं को सम्मान दिया उन्होंने? ये सब कहने के लिए है। डेटा अच्छा लगता है किताबों में पढ़ के, आपके आंकड़े गिनाने में, ये पर क्या इंप्लीमेंट हो रहा है वो बहुत मायने। आपने कहा कि मैं महिलाओं को सम्मान दे रहा हूं, महिलाएं तो सड़कों पे बैठी रही, बच्चियां सड़कों पे बैठी रही, प्रीति सिंह थाने में बैठ हॉस्पिटल से ऐलान करती रही ये बंदा मुझे जुल्म कर रहा है, जबकि कानून कहता है अगर कोई महिला आप पे एलिगेशन लगाती है तो उसकी जांच करो और सबूत है, सीसीटीवी कैमरा है, गाड़ी नंबर है, आप अरेस्ट नहीं कर। तो इन डेटा का क्या करना है प्रदीप भाई? जो डेटा आप मुझे गिना रहे हैं इससे क्या इंप्लीमेंट हो गया? जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा है तो इसकी किताबों में आंकड़ा है, उस किताब को बंद कर दीजिए। जब जमीन पे वो उतर ना सके, जो जमीन पे आ ना सके, ऐसे आंकड़ों को हम खारिज करते हैं, ऐसी चीजों को हम मानते ही नहीं है। जो जमीन पे नहीं है, महिलाओं को सम्मान ना मिले, ऐसे आंकड़े झूठे हैं, जो उनके दलील झूठे हैं, उनके हर बात झूठे हैं, हम उन बातों को मानते ही नहीं है सर। जो इंसाफ मंसाफ औरतों को ना मिले, महिलाओं को ना मिले जो सम्मान, तो ऐसे आंकड़ों का क्या वजूद है? प्रदीप भाई आप दिल पे हाथ रख के बैठाइए, कितने महिलाओं को इन्होंने इंसाफ दिया है, कितने महिलाओं को सम्मान दिया है? चंद लोगों को सम्मान देने से ये देश नहीं बदलेगा। देना है इंसाफ तो बराबर दो। आपने प्रीति सिंह का रोते हुआ चेहरा देखा होगा, तो एक बीजेपी एमएलए 25 साल तक का भी उसको जेल हुआ है, उसको विधानसभा तक पहुंचाने का ये बीजेपी काम करती हो। वो रेपिस्ट को इंसाफ पहुंचा, रेपिस्ट के साथ बैठ जो असेंबली में सीट शेयर करती हो, वो ये सब आंकड़े पे बात करी थी महिलाओं को हमने सम्मान दिया है। अरे आपने कुछ महिलाओं के लिए नहीं किया है, आपने महिलाओं के लिए कुछ किया है तो आप उनको सम्मान देने का आंकड़ा दिखाओ। लोगों को सिलेंडर गैस का दाम करो, जो गैस 900-1000 रुपए में बिक रहा है महाराष्ट्र में उसको 450 करो, तब महिलाओं को। आप उन चीजों पे बात नहीं करोगे, आप सिर्फ झूठे झूठे आंकड़ा दिखा के देश को बरगलाने का काम करोगे। इसलिए बोलते हैं कि आंकड़े पे झूठे जितने ये झूठे। Right, Nazir sahab, Pradeep ji, we really have run out of time. You want to ask a question? Please go ahead. No, जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अभी आंकड़े पे आप विश्वास नहीं करो, मगर कह रहे काशी में पिछले 2 साल में 13 करोड़ विजिटर्स आ गए और काशी इंफ्रास्ट्रक्चर 41% बढ़ गया इंफ्रास्ट्रक्चर और 25,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस। तो ये विकसित कश्मीर में आपने 370 की बात की है, 370 में कुछ हुआ नहीं है, बट टूरिस्ट विजिटर्स इतने बढ़ गया है। एक फिगर्स जो काशी के आते हैं, अयोध्या के आ रहे हैं, अभी कश्मीर के जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोले, तो इसको क्या डिनाई कर पाएंगे आप राजीव साहब? नहीं, आप काशी की बात कर रहे हैं या अयोध्या की बात करिए, विजिटर आ रहे हैं, बेशक आ रहे हैं। ये धार्मिक स्थल ये पहले भी आते थे, ये आज नहीं आ रहे हैं कि एक नया आ गए। बनारस में कब कौन नहीं आ रहा था, मैं पूछता हूँ। काशी में कब नहीं आ, 2014 से पहले लोग वहां नहीं आ रहे थे, टूरिज्म वहां नहीं थी। ये सब बोलते 2000, इनके लिए 2014 ये देश ही आजाद 2014 के बाद हुआ। इसलिए कुछ चीजें मैं बोल डेवलपमेंट रेगुलर काम होने की चीज है, डेवलपमेंट होती ही रहेगी। ये सरकारें बदल जाएगी, डेवलपमेंट होना अच्छी चीज है, पर धार्मिक चीजों से आप हर चीजों को मिला देते हो।
आप काशी में क्या पहले हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाते थे? क्या विदेशी वहां पे नहीं आते थे गंगा घाट पे? तमाम कुछ अच्छाई किया है, रोड की सफाई किया है, अच्छी बात है, ये उनका काम भी है। पर क्या काशी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ज्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रहे? वहां पे कौन से कांग्रेस के लोग रहे? वहां कौन से कांग्रेस के एमपी रहे? आप बताइए, वहां कांग्रेस कहां थी यूपी में, जो यूपी से हमें आप मिला रहे हो? हमारी विकास देखना है तो आप दूसरे स्टेटों में भी देखो। क्या हमने अमेठी के अंदर काम नहीं किया? आप अमेठी का पूरा डेटा देखिए, तो जितनी भी चीजों आप पायलट का रनवे देखिए, आप वहां पे आईएम देखिए, आप क्या क्या नहीं है वहां पे, आईआईटी देखिए, सब कुछ बनाया हमने। तो ट्रिपल आईआईटी वहां बनाया, तो ऐसा नहीं है कि वहां काम नहीं हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज खुली, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। खुद अमेठी के लोग इस बात की गवाही देंगे, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं तो कि कहने का मतलब ये हुआ नासिर साहब कि राहुल गांधी जी इस बार अमेठी वापस जाएंगे और अमेठी से लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं कतरा हूं, तूफानों से जंग लड़ता हूं, मैं कतरा हूं, तूफानों से जंग लड़ता हूं, मेरी हिफाजत करना समुद्र की जिम्मेदारी है। क्या तो बात? समुद्र मेरी, तो ये जो कायनात में जितने इंसान हैं ना, वो हमारी हिफाजत करेंगे, आवाम हमारी हिफाजत करेगी, क्योंकि हम सच्चाई से लड़ते हैं, हम अपनी बात सच, बार बार ये झूठ को सच दिखाने की जो कोशिश करते हैं, हम उसको बेनकाब करते हैं। ये काशी की जो डेवलपमेंट फेलियर रही, तो इनके मेयर रहे, इनके एमपी रहे, मुरली मनोहर जोशी जी वहां एमपी रहे हैं, खुद मोदी जी वहां एमपी है, इससे पहले मेयर रहा, उनके पूरे एमएलए रहे, तो वो फेलियर है कि कांग्रेस फेलियर है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार, अगर काशी में विकास नहीं हुआ तो। राइट, थैंक यू वेरी मच। अयोध्या विकास हो रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो कोर्ट के फैसले से बोल रहा है, तमाम जाति के लोग, तमाम मजहब के लोग उसका स्वागत करते हैं, वहां विकास होना चाहिए। अगर विकास आवाम को मिलता है, इसके कौन खिलाफ है? I hope Sonia Gandhi ji and Khadge साहब also go to Ayodhya. After all, they've been invited. मैं उम्मीद करता हूं कि उनको वो जाएं। बिल्कुल जाएंगे। किसी की वहां जाने के इनविटेशन का क्यों जरूरत है? बजाज भाई, आप बार बार इनविटेशन पे लेकर, हम इनविटेशन भगवान के पास जाने के लिए किसी जनता का इनविटेशन का क्यों जरूरत है? हम खुद जाएंगे, उनके इनविटेशन का हमें जरूरत ही नहीं है। भगवान के पास जाने के लिए हमें क्यों इनविटेशन चाहिए? वंडरफुल। जब मर्जी होगी, भगवान मुझे बुलाएगा, रामलला के दर्शन हम करके आएंगे। इनके बुलावे पे हम क्यों जाए कि यही हमारे भाग्य में लगता है भगवान को इन्होंने कब्जे में ले लिया है, ये हमें दावत देंगे कि भगवान हमें बुलाएंगे, एब्सोल्युटली लवली, रामलल्ला हमें बुलाएंगे। सर नासिर साहब, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नागपुर फॉर द 28th। मुझे मालूम है कि बहुत मेहनत हो रही है वहां पे, आप भी वहीं जा रहे हैं और मुझे लग रहा है आप भी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार। और बाय द वे, मेरी क्रिसमस टू यू। थैंक यू, सेम टू यू। Right. So Pradeep ji, Nasir Saab as usual, very straight up front and ready to take on anything and everything. And as far as the BJP is concerned, let's be very clear, the BJP really doesn't have any answers, especially on a couple of questions, especially with regard to the women wrestlers. Women wrestlers को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। आप जो मर्जी बोलते रहिए, the fact remains that is a black mark on the BJP. On the rest, as far as Ayodhya is concerned, या काशी is concerned, Ujjain Mahakaleshwar corridor is concerned, on that the BJP has done a wonderful job and we salute them for all of that. Number 2, आपने देखा होगा नासिर साहब से हमने पूछा, आपने क्या सवाल पूछा? आपने कश्मीर की भी बात करी थी। कश्मीर की बात वो गोल कर गए, कश्मीर के बारे में उन्होंने बोला नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं सर कश्मीर में अभी तक, and there are about I've been told about 10 or 15 lakh more will at least come before 31st of December. They want to spend a white Christmas in Gulmarg and Pahalgam and elsewhere. बड़ी ज़बरदस्त बर्फ पड़ी है वहाँ पे, and all arrangements have been made for a beautiful Christmas party and a lovely New Year. I hope it happens. सर फिल्म इंडस्ट्री बहुत जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री शूटिंग्स वगैरह चालू हो गए, दैट्स व्हाट द बीजेपी वाज सेइंग इन कश्मीर। आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात करी, एक सेकंड ना, आई वांट टू से समथिंग हियर। वो जो पिक्चर आई है ना अभी, डन की पिक्चर जो आई है अभी इसकी, यस देयर सीम्स टू बी कंसर्टेड अटेम्प्ट अमंग अ फ्यू मीडिया आउटलेट्स टू रन डाउन दैट फिल्म, कि उस पिक्चर को किसी भी तरह उसको बेइज्जत किया जाए, उसको अंडरमाइन किया जाए, उसकी ऐसी की तैसी। कैन वी सी द पोस्टर ऑफ दैट फिल्म? आई रियली वुड लाइक टू सी द पोस्टर। आई हैव बीन टोल्ड नाउ दैट द फिल्म इज रियली कैचिंग ऑन बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड एवरीथिंग एल्स। पीपल आर रियली लविंग दैट फिल्म। वो शाहरुख खान की ये जो पिक्चर है डंकी जो है, और ये कहा जा रहा है कि राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म में ऐसे ही होता है, इट कैचेज ऑन। पहले
उसकी बहुत बुराई होती है, फिर उसके बाद द मूवी कैचेस ऑन, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड. और I was seeing a couple of reviews. One guy said ये तो slow poison है साहब, एक बार ये पिक्चर देख ली फिर उसके बाद दोबारा देखने का मन करता है, फिर तिवारा देखने का मन करता है, इस किस्म की पिक्चर है. Now why would anybody want to run down a movie of Shah Rukh Khan? What is going on here? Pradeep ji, maybe you can throw some light on this. I mean, the various sections of the society in the country having various thoughts and ideologies, whatever the reason why they want to run down a person, but whatever, Shah Rukh Khan has been giving hits after hits continuously. Yes. Ab dekho, He's already had 2 major hits, and major Donkey hits, yes. Hopefully will be a hit, we don't know. And it's catching up. As you said, it's really catching up. There's a tremendous undercurrent among the people that the picture is good. And usually a nice message comes out of a Hirani movie, whichever movie that he makes. He gives a message to the society and they find it very, very pleasant to watch this kind of movie. If you notice, Pradeep ji, a French flight has just been grounded because they received a tip-off that about 300 or 250 odd Indians were being smuggled into Europe illegally. So this donkey kind of tackles the same subject. That has actually happened. So Exactly. So I think it's a subject which would appeal to a lot of people because you know how to enter various places illegally and so on and so forth. I remember Devananda had made a film like that way back. It was called Desh Pardesh. That was way back in 1978, and that was also a lovely movie. The last good movie that Mr. Devanand made, as far as I can recall. Ji, Rajkumar Hirani always gives a proper message to the society. I mean, his films are very interesting. चाहे वो जितने भी films आप देखोगे in the current years, it has all been super duper hits. And not only that, people got emotionally attached to these kinds of films because it was giving a fantastic message. And this picture also, I'm told, is giving a fantastic message. ये देखिए ना साहब, Three Idiots हो गई, PK हो गई, मुन्ना भाई MBBS हो गई, really lovely films, all of them, really and truly wonderful. People love to watch it again and again. आप कुछ बोल रहे थे, आप कश्मीर के बारे में कुछ बोल रहे थे प्रदीप जी, जी. No, Kashmir के बारे में, whatever you said, now even today Amit Shah was saying that Sharda Temple में independence के बाद पहले बार नवरात्रि बना है ना, all these kinds of things are absolutely appealing. मुहर्रम का यात्रा करीबन 30-35 साल के बाद कश्मीर में हुआ, without incident. Yes. So these are some things, you can't just write it off. But what Farooq Abdullah tried to comment, he said, एक गोली कोई टूरिस्ट को लगा तो सब भाग जाएंगे. I mean, that was unwarranted. Now, you don't like the kind of atmosphere the government is trying to create in Kashmir? You want is he giving a message to the terrorists? कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पे किसी को मार दो? Is that what he said? Exactly. That's what he said. What is he trying to say? गोली कोई टूरिस्ट को लगा तो सब भाग जाएंगे. तो ये कोई, आप प्रदीप जी खुद सोचिए, ये कोई कहने वाली बात है? खुद सोच के बताइए, ये कोई कहने वाली बात है क्या? मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं चाहते कि वहां के जितने टूर ऑपरेटर्स हैं, जितने लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी कमाई हो. वो चाहते हैं कि किसी टूरिस्ट को, किसी पर्यटक को गोली मार दी जाए ताकि सारे टूरिस्ट जो है वहां से भाग जाए और धीरे धीरे कश्मीर, as a saying, come back to the three or five families that you talk about. That's right. They were ruling Kashmir their way. But that's there an was awful no accountability. That by the way, Farooq Abdullah's statement is an awful statement. Come to think of it, that's terrible, absolutely terrible. I never expected Dr. Farooq Abdullah would say something like that. Rightfully speaking, मतलब इनके ऊपर UAPA लगना चाहिए साहब. Fit case for UAPA. Yes. As far as Dr. Farooq Abdullah is concerned, very frankly, Dr. Farooq Abdullah should be arrested. अरे 2 करोड़ टूरिस्ट गए हैं भाई जम्मू एंड कश्मीर में इस बार. 2 करोड़. 1947 के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट गए प्रदीप जी इस बार जम्मू एंड कश्मीर में. Yes. और इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है. रो पड़े हैं सब लोग, ये सारे के सारे उछल कूद कर रहे हैं, कूद फांद रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है. Awful. For a man like Farooq Abdullah, who has held such important positions, even in the center and in the state, to say something like this, I think it's awful, very frankly speaking. So it goes back to what the BJP always talks about, that these 4 or 5 families are handling all Kashmir. So everything was happening as per the whims and fancies. There was no RTI, as the BJP said, there was no right to information there. There was no tendering process there.
So everything was arbitrarily being done, funds were being arbitrarily allotted, and that gave rise to huge corruption, and everything was mostly pocketed by these families. And that's the way they want it back. They want the state to run the same way it was running earlier. So they can't affect. Now जिस प्रकार से कह रहे थे कि domicile certificates, लाखों domicile certificates already issue हो चुके हैं. People have been coming from outside and they can reside there. All these changes have been affected. Look at the development there. खुद बोल रहे कि theaters रात तक देर रात तक चलते हैं. So all these are development where now he's trying to infuse the kind of angle of terrorism so that people run away again. अरे डराने की कोशिश कर रहे हो तो सब लोगों को. Yes. वो मतलब ये क्या है? Now, very frankly speaking, I'm surprised that the Home Minister Mr. Amit Shah has not taken cognizance. Rightfully speaking, Dr. Farooq Abdullah should be picked up and he should be put in jail. What is he trying to do? He's trying to do the work of Pakistan. Exactly. He's trying to remind the terrorists that your actions are somewhere. You should be taking action somewhere else. मतलब effectively फारूक अब्दुल्ला साहब टेररिस्ट को बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान से आए हुए जितने हत्यारे हैं उनको बोल रहे हैं कि इन लोगों को मारो भाई, क्या कर रहे हो, गलत जगह पे तुम फायरिंग कर रहे हो, इधर करो. I mean that's awful. Very frankly speaking, that's awful. What a dirty old man. I mean that is my opinion. You want to sue me for it? Welcome, anytime. जहां पर हिंदुस्तान की इतनी सक्सेस हुई है, आर्टिकल 370 के रिपील के बाद इतने ज्यादा पर्यटक वहां पर गए हैं और आप इस तरीके से पेश आ रहे हैं. I mean that's not nice. That's absolutely terrible. Absolutely terrible. I never expected this. That Dr. Farooq Abdullah would stoop to this level. अरे भाई तुम लोगों की सत्ता चली गई है, याद रख लो. Things have changed. आप जो तीन परिवार होते थे ना पहले, अब्दुल्ला, मुफ्ती, बख्शी, ये कश्मीर वैली को कंट्रोल करते थे और बाकी जो थे अंसारी और गांधी आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, और एक अंसारी, चार परिवार. These were the four families, just like the New York 5 families who used to control the entire New York borough. Times have changed. Your time is gone. Sir, This is the if new you see India. the Ji Pradeep ji. BJP gives you statistics of what they have done. Now these statistics are not, the Congress is not impressed with these kind of statistics. That's right. Now as they say that किस प्रकार से हमने आज उन्हें कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा वो जो लगा रहा है. He says we have done so much to see that the cultural things for cultural improvement, for cultural development. 228 stolen artifacts have been brought back into the country. Among them, they say Navaratri, Sharda temple, with the first time since independence, you have puja being done on Navaratri. Then they said the Kashi Tamil Sangam, जिस प्रकार से वापस उन्होंने रीइंट्रोड्यूस करके इस पूरे कल्चर को और पूरे एक एक्टिविटीज वहां पर शुरू कर दिया है अक्रॉस. तो कल्चर और हर चीज में एक रेवोल्यूशन जो लाए हैं बीजेपी का कहना है. एंड दे गिव स्टैटिस्टिक्स एंड फिगर्स टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. नाउ एवरीवेयर व्हेन यू टॉक अबाउट नारी दिस थिंग, नारी सेफ्टी के लिए हमने क्या क्या किया. 203 करोड़ और निर्भया फंड में हमने डाल दिए हैं. 788 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हमने लॉन्च किया है. 13,000 से ऊपर हेल्प वुमन हेल्प डेस्क को खोल के रखे पूरे देश में. 1,352 crores have been given safe city projects for women safety. Now if they are giving, this is absolutely fine. So where is the response? My point is, where is the response coming from the India Alliance? The only place, by the way, where the old MBA is active is in Maharashtra. आज की तारीख में अगर आप देखें जिस तरीके से कास्ट वॉर चल रही है, जिस तरीके से जरंगे पाटिल साहब रैली पे रैली कर रहे हैं, जिस तरीके से छगन भुजबल साहब बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जो शरद पवार साहब की जो वार्निंग थी ना पहले कि भैया ये होने वाला है, गलत वादे मत करो, ऐसा शरद पवार साहब ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब को कहा था कि भाई डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस यू कांट कीप. And that's exactly what seems to be happening over here. I think we've got Dr. Seema Malik with us of the NCP. Dr. Seema Malik, very good evening, ma'am. Good evening to you. How are you, ma'am? Namaskar. Huh. And wish you a Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Today is the 23rd. Tomorrow Christmas Eve starts. The festival season is here. So, Merry Christmas to you also and to your viewers also. Thank you very much, from my ma'am. side. And Thank you today very is much. Kisan Divas also. I Yes. think.
यस। तो सीमा मलिक जी, ये अब जो जैसा छगन भुजबल जी अभी बोल रहे हैं कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, जैसे प्रदीप जी सो फॉन्ड ऑफ सेइंग, कोटिंग छगन भुजबल साहब ये बोल रहे हैं कि जहां जहां पे झरंगे पाटल है वहां पे 5-6 बंगले बना दो, अपने सारे मंत्री और अपने चीफ सेक्रेटरी को वहां पे रख दीजिए कि वो आपको एडवाइस करते रहेंगे कि सरकार कैसे चलेगी। मतलब मुझे लगता है कि जो शरद पवार जी ने कहा था एकनाथ शिंदे जी को, ही गेव देम फ्रेंडली एडवाइस, दे डिड नॉट लाइक इट। शरद पवार साहब इज द टॉलेस्ट लीडर इन इंडिया, नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र। तो अपने दिल से उन्होंने सलाह दी थी सरकार को कि साहब ऐसे वादे मत करिए जो कि आप पूरे नहीं कर सकते। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। डॉक्टर सीमा मलिक। देखिए, मैं तो बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। पवार साहब ने तो कहा ही था, और ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही था, ये तो होना ही था। मतलब नॉट सरप्राइज एट ऑल, पता था कि ऐसा होगा ही। ये डेट आते ही 24 तारीख के आने पर ये होना ही है। और जिस तरह से देखिए, कभी भी उन्होंने ट्राई नहीं करा। अगर वो चाहते तो सेंटर का इंटरवेंशन कर सकते थे। ये पूरा सेशन निकल गया। अगर वो चाहते तो इस चीज़ को रेज कर सकते थे, कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते थे, अगर वो रियली इफ दे वांटेड टू गिव रिजर्वेशन टू देम। बट आई थिंक दे आर मेकिंग फूल्स ऑफ both the communities, whether it is Marathas or OBCs. तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था, और ये हुआ। और अभी देखिए क्या होता है। तो दिस टाइप ऑफ अनरेस्ट हमने कभी महाराष्ट्र में देखा नहीं। एक पीस लविंग लोग हैं जो, और ये कहना कि तब ये क्यों नहीं किया, तो ये सब चीज़ें अब उनको शायद पता चलेंगी कि क्यों नहीं की कई चीज़ें, और किस तरह से उनको राइट वे में करना चाहिए। तो देखिए, ये तो मतलब क्योंकि कानूनी तौर पर अलाउड नहीं था, इसलिए नहीं किया। उसमें क्या है। जी बिल्कुल। तो देखिए है ही है, और उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। उन्होंने कोई सेंटर कुछ कर ही नहीं रहा। अगर वो चाहे तो दे आर डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो खुद यहाँ पर है और सेंटर में भी उनकी सरकार है। और अगर वो रियली, अगर वो दिल से चाहते हो तो रिजर्वेशन देना, तो वो कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया और बेकार के फॉल्स प्रॉमिसेस करते रहे। तो कोई आश्चर्य नहीं है मुझे जिस तरह की चीजें हुई हैं। प्रदीप जी, Dr. Seema Malik ji, Sharad Pawar Sahab had written a letter to the Vice President Jagdeep Dhankar Sahab. बोले कि we want to have, I request you to conduct a proper inquiry on the parliamentary security breach. आगे जाके पवार साहब ने उनको बोला कि जिस प्रकार से सस्पेंशन हो रहा है, that is not लोकतंत्र के हिसाब में ठीक नहीं है। It's not, you are suspending democracy the way you are arbitrary तरीके से suspensions हो रहे हैं and the way you are acting. And he clear cut said that ये लोकतांत्रिक तरीके फॉलो नहीं हो रहे हैं। But I think the government was never ready to answer, नौ शरद पवार जी के लेटर पर, नौ खड़गे साहब के रिक्वेस्ट पर कि please Mr. Modi, you reply to the parliament. Please Amit Shah give a statement in the parliament, conduct a debate and discussion on parliamentary security. And number 4 was the MP, BJP MP should have been suspended, which was done. And none of these things. How do you see, क्या democracy was really suspended, सीमा मलिक जी? देखिए, क्या डाउट है इस बात में कि जो चीजें हुई, हमने सबने देखा कि व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच इट वाज, कितना बड़ा लैप्स था, जिसके बारे में कि अगर कोई क्वेश्चन उठाता है, दे सिंपली दिस पार्लियामेंटेरियंस वांट रिस्पांस फ्रॉम द home minister. So what was the problem? He is giving statements everywhere on the different channels, sitting in a 5-star, but he is not ready to speak in the parliament. तो किस तरह की ये बात है? And it was, देखिए, सबके लिए डेंजर था, whether it is बीजेपी के जो MPs हों या किसी भी ऑपोजिशन के MPs हों। तो देखिए, मतलब मैं तो इसको क्या कहूँ, समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट एंड रियल, जैसे डेमोक्रेसी का जो कहते हैं ना मॉडल, वो तो है ही लोकतंत्र की हत्या है। जो भी हम लोग भी ये चीजें कह के शायद इतने दिनों से, जब से भी ये हुआ है, हम लोग हर जगह यही बोल रहे हैं एवरीवेयर। देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो है ही है ये, बिल्कुल। एंड जिस तरह से आज लोकतांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ हो रहा है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आज जिस व्यक्ति ने उनको, जो द पर्सन हु गेव पासेस टू द इंट्रूडर्स, ही इज सिटिंग इन द पार्लियामेंट एंड द अदर 146 MPs आर आउट ऑफ पार्लियामेंट। सो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस? आई डोंट नो। आप ही मुझे बता दीजिए अगर आपको कुछ लगता है कि ये कोई सही बात है। कौन इसको बोलेगा कि भाई एक सही बात है कहना? और क्या आज के पहले संसद में लोग प्ले कार्ड्स लेकर नहीं गए हैं? ऐसी क्या चीजें पहले नहीं हुई है? उसके लिए 146 MPs को सस्पेंड कर देना। इससे तो शायद अगर 1 मिनट आके अगर हमारे
होम मिनिस्टर कुछ बोल देते तो पार्लियामेंट में आकर अगर एक बार सेटिस्फाई कर देते लोगों को, जस्ट वांटेड एन एश्योरेंस फ्रॉम हिज साइड, सो अगर अगर उसके स्टेटमेंट को मांगना इतनी बड़ी चीज है, वो लोग भी कोई, दे आर द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो लोग भी चुने हुए लोग हैं, दे आर द इलेक्टेड पीपल, एंड एक आदमी जो है इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो उनको इस तरह से ट्रीट करना ये कहाँ की डेमोक्रेसी है, मुझे तो समझ नहीं आता। डॉक्टर सीमा मलिक जी, आई डोंट नो, आई एम स्पीचलेस, आई विल से Supriya Sule ji has been suspended. Supriya Sule ji has won the award for being the best parliamentarian. Twice. Yes. Twice. Yes. And a person like that who has a fantastic dignity in the parliament, her debates are fantastic, her response to and the conduct in the parliament is fantastic. She has been suspended. It shows the government was totally acting in a dictatorial manner. The speaker, Lok Sabha as well as the Raj Sabha was being conducted in a very dictatorial manner. They are acting like a dictator, and I would say that there's an, this is a नॉन डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है कंट्री में इस समय, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई मिमिक्री जैसी चीज़ों के ऊपर इतने बवाल हो रहे हैं। अभी वही होता है डिक्टेटरशिप में, क्या होता है, स्लोली वी आर मूविंग टू, स्लोली क्या तो रैपिडली बोलूंगी मैं, बल्कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिक्टेटरशिप एंड नथिंग एल्स। एंड अबाउट सुप्रिया सुले मैम, एवरीबडी नोज दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, most soft spoken person, and she's so good at debates, and you have yourself given a award to her for 8 times she has been given an award of best parliamentarians, and PM खुद कहते हैं कि हमारे NCP is a very disciplined party जो कि कभी वेल में नहीं आते। तो कोई अगर कोई रीज़न होगा, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट किया या उन्होंने कुछ बोला भी, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उनको ही और साथ में 146 MPs और भी हैं जिनको आपने बाहर करा है। तो ये बातें किसी के गले से भी नीचे नहीं उतरती हैं, देखिए। एंड आपने खुद ही बोला और सभी लोग ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि कितने अच्छे पार्लियामेंटेरियंस आपने बाहर कर रखे हैं। पार्लियामेंटेरियंस तो सभी अच्छे हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और यहाँ पर एक और चीज़ है सीमा मलिक जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि भाई आपने जो MP सस्पेंड किए, जैसा आपने अभी भी कहा, डॉक्टर सीमा मलिक आप ही बोल रही थी अभी, ईच ऑफ देम इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और each of them is representing a certain amount of people. On an average, अगर लोअर साइड पे लिया जाए तो मतलब 21 करोड़, तकरीबन 21 करोड़ के करीब लोग जो हैं उनकी आज रिप्रेजेंटेशन नहीं है आज की तारीख में पार्लियामेंट में। वो आपने सस्पेंड कर दिया, वो आपने सस्पेंड कर दिए। मतलब आपने कहा कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, क्योंकि आपके MP को हमने बाहर कर दिया। तो ये इसका मुकाबला करना पड़ेगा ना, जरा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जोर शोर से इसका मुकाबला करना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल करेंगे हम लोग, एंड 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग, कोई ऐसे मामूली लोग नहीं है वो। और देखिए इसका हम लोग बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत अच्छे से लड़ेंगे, एंड यू विल सी दैट। मे बी शायद अभी उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत एक तरफा मुकाबला है, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। सो आई थिंक इस कंट्री के लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, एंड आई थिंक दे विल सी द रिजल्ट इन द 24। आई से अगेन ऑल्सो यू विल थिंक कि शायद बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं हम लोग, एंड दिस इज वन साइडेड मुकाबला एंड ऑल, बट ऐसा कुछ है नहीं। और शायद डॉक्टर मलिक का स्थिति चेंज होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। देखिए वही मैं कह रही हूँ, शायद जो लोग सत्ता में होते हैं अपने एरोगेंस में, अपने घमंड में, वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कभी बदलेंगे नहीं या वो जिंदगी भर यहीं रहेंगे, या ऐसा नहीं हो सकता। तो राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज, हर पॉसिबिलिटी होती है, और जिस उसमें है, एंड इनफैक्ट एक नैरेटिव बना रहे हैं। इनफैक्ट शायद डरे हुए लोग हैं, वो भी मन में जानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन ने अच्छे से हमारा अलायंस हो गया है और अब जिस तरह से सीट शेयरिंग वगैरह हो गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हार जाए। वो पर ये है कि वो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला है और हमने 3 राज्य क्या जीत लिए। भाई 3 राज्य हमने भी जीते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है, और हम 3 राज्य जीते और हम लोकसभा में हारे, तो 3 राज्य जीतने का मतलब ये नहीं है। अगर आज वो हारे होते तो वही कहते कि राज्य के इलेक्शंस एंड लोकसभा के इलेक्शंस बिल्कुल अलग होते हैं। पर अभी तो वो ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं कि नहीं भाई हमने 3 राज्य क्या जीत लिए कि हम तो जीत ही गए। तो
This is जी दुरुस्त बात। अच्छा Seema Malik ji, Rahul Gandhi ji's interaction with the Harvard students, Harvard University students, जिसमें उन्होंने कहा कि politician, a leader has to communicate and have a conversation with the audience, with the people. And he said a one-sided conversation will destroy democracy. It will destroy leadership, it will destroy democracy, and it's very essential that two-way communication हो. तो डेफिनेटली उनका टारगेट और आलोचना कर रहा था नरेंद्र मोदी जी के. Now how do you see Modi ji style of functioning with the India alliance always criticizes? Even शरद पवार साहब ने बहुत बार क्रिटिसाइज कर दिया कि the way sir you're killing the federal system, you're killing the democratic process of federal system. How do you see Seema Malik ji, especially Rahul Gandhi ji का? क्या शक है वो, क्या शक है इस बात में कि वो ये एक वन साइडेड, दिस इज आप पार्लियामेंट को देख लिए, दिस इज अबाउट द डायलॉग एंड डिस्कशन. तो दिस इज द गवर्नमेंट जो कभी भी डिस्कशन में बिलीव नहीं करते, कंसेंसस में बिलीव नहीं करते. और देखिए ये तो है कि आप हर समय मन की बात ही सुनाते रहोगे, कभी जन की बात, कभी लोगों की बात सुनने की आपको फुर्सत नहीं है. किसी को आप, किसी प्रेस को आप इंटरव्यू नहीं देते. आप मनमोहन सिंह जी को इतना क्रिटिसाइज करते थे एंड ही वाज गिविंग इंटरव्यूज टू ऑल द जर्नलिस्ट. आप किसी को आप इंटरव्यू नहीं देते, आप किसी दूसरे की बात नहीं सुनते. शायद आपको डर बना रहता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन में से वो लोग पूछ लेंगे. और जनसंपर्क आपका कुछ नहीं है. अगर आप जाओगे भी तो अपनी साइज से आप बता रहे हो केवल. तो ये मन की बात सुनाने से कुछ होता नहीं है. वन साइडेड डायलॉग तो ये तो है कि who is going to appreciate that? कोई गलत बात तो कही नहीं है उन्होंने, राहुल गांधी जी ने. मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात कही. And in any event, ma'am, democracy means questions. You have to be able to take प्रश्न questions. नहीं पूछ Most सकते भाई. importantly. वाइट व्हाट फॉर व्हाट पार्लियामेंट इज. देखिए खुद इनके अरुण जेटली जी ने कहा था कि पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक. अगर कभी कभी डिसरप्शन करना पड़ता है, विरोध नहीं करेंगे. अगर कोई गलत बात है, अगर हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो हम लोग बैठे किस लिए पार्लियामेंट में या कहीं भी. The exact words, his exact words were, run the parliament without opposition, ठीक है भाई. Then what the parliament means? अरुण जेटली साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, disruption of parliament is a legitimate democratic tactic. This is what he said. It's not undemocratic or something. Then and शायद वो लोग कुछ लर्नड लोग भी थे जो काफी ठीक चीजें बोलते थे पहले भी, वेदर इट वाज सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी और वाजपेयी जी. हर आदमी उनको रिस्पेक्ट करता है. आज भी देखिए अगर कभी भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात होती है तो कोई चाहे ऑपोजिशन का हो चाहे कहाँ भी, वो बोलते हैं रियली एक उनका रिस्पेक्ट है जो मतलब सभी करते हैं. व्हाई? बिकॉज कुछ सही बातों पे भी रहते थे ना. दे वर नॉट डिक्टेटर्स. नाउ वी हैव डिक्टेटर्स इन आवर कंट्री. What can we say for that? Of course, we are going to fight. We are not going to leave it like this. That way. So. डॉक्टर सीमा मलिक जी, जब वे अजित पवार जी ने हाल ही में एक दो दिन में लगातार उनका कहना था कि वी आर कमिटेड टू मिस्टर मोदी, वी आर कमिटेड टू नरेंद्र मोदी जी एंड खड़गे जी इज नॉट एनी कॉम्पिटिशन टू व्हेन नरेंद्र मोदी इज कंसर्न. और हम और अपने जितने लोग हैं हम सबको न्याय देंगे. We will provide justice to all the people who have come along with me and supported this triple engine सरकार. So he's making his intentions very clear, Dr. Seema Malik ji. He believes that the entire party is dedicated है. अगर वो एनसीपी को नहीं डेडिकेटेड रह पाए तो वो किसको डेडिकेटेड होंगे मुझे नहीं पता. देखिए एक एनसीपी जैसी पार्टी जहाँ से वो हमेशा उठे और जहाँ, और अगर वो पवार साहब हमेशा जिन्होंने हमेशा ये मतलब बोला कि हम डेडिकेटेड हैं टू एनसीपी एंड वी आर नेवर गोइंग टू लीव एनसीपी एंड लाइक दिस. सो एंड हम लोग भी बोलते रहे, हम लोग को भी कभी हमेशा डिबेट्स में पूछा जाता था, वी ऑलवेज यूज्ड टू से कि नो दादा इज नेवर गोइंग टू लीव एनसीपी. कोई रिफ्ट नहीं होगा बिकॉज वी यूज्ड टू बिलीव हिम व्हाट ही यूज्ड टू से. तो अब इस समय ये उनका कहना, ये तो उनकी मजबूरी है उनका कहना कि वो मोदी जी को डेडिकेटेड हैं. जहाँ उनका डेडिकेशन था, आई डोंट नो क्या मैं कह सकती हूँ. शायद आप लोग सभी समझते हैं और हम भी इस बात को समझते हैं. अब जो है एनडीए में उसको तो उनकी अपनी पार्टी में ही कोई नहीं कह सकता ये बात कि दे आर नॉट डेडिकेटेड टू मोदी जी. सो व्हाट जस्टिस दे आर गोइंग टू गिव टू द पीपल वो तो आप देख के पता चलेगा. जी दुरुस्त बात है. लेकिन एक चीज तो है, आज की तारीख में जिस प्रकार मराठा आरक्षण चल रहा है, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सीमा मलिक, क्योंकि आप you know everybody very well and you've seen these people. Ajit Dada Pawar has kept himself away from this
reservation business. Why is that? Why do you think that is? I think better you ask them only and their party people that were. No, I don't think he'll reply to me on that one. उसके ऊपर मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे वो. तो मैं I'm asking you to guess. What could be the reason? देखिए अब I don't know, maybe why बोलने के लिए शायद कुछ होगा नहीं उनके पास. Is it because he wants to avoid the Although embarrassment? we respect them all the way. I don't want to say anything like that, but ये है कि शायद नहीं होगा उनके पास कुछ बोलने के लिए, शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा. लेकिन आपको क्या लगता है कि वास्तविकता में आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगी मराठा कम्युनिटी को? क्योंकि ये तो एक डेट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और अब तो फरवरी की डेट दे दी This is about the political will. अगर पॉलिटिकल विल है ही नहीं है, आप उनको एक एक डेढ़ महीने के प्रोमिस कर करके छोड़ रहे हो, लोगों को लड़ा रहे हो आपस में, तो इस तरह की सिचुएशन कभी महाराष्ट्र में आज तक देखी नहीं गई. चाहे जो भी हो, जो भी लोग पहले थे, कभी उन्होंने ऐसी सिचुएशन नहीं आने दी कि लोग रोड्स पे उतर के दो कम्युनिटीज आपस में लड़े. कभी नहीं. तो अगर सभी लोग आकर लड़ रहे हैं, एक देखिए, एक महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ लोग कामों में लगे रहते हैं. एक बड़ा मुंबई को लीजिए, यहाँ पे कमर्शियल सिटी है, लोगों को अपने काम धाम से इन चीज़ों से मतलब होता है. पर ये देखिए, इस तरह की सिचुएशन अगर लाई तो गवर्नमेंट इज, आई थिंक, totally they are responsible for this, and we strongly, condemn this thing. But this is very shameful. Dr. Seema Malik ji, Sharad Pawar ji को, Devendra Fadnavis ji has criticized Sharad Pawar ji. He says, देखो जिस प्रकार से आज के तारीख में कुणबी मराठाओं का नोंदणीकरण, nearly 35 people have been, 35 lakhs के आसपास nominations already भर गया है, already नोंदणीकरण. तो he says this could have been done earlier also. A few days back, Devendra Fadnavis ji criticized Sharad Pawar ji, saying that he's anti-Maratha. Sharad Pawar ji is anti-Maratha. That is what Devendra Fadnavis ji said. And he says this entire work now, जिस प्रकार से हो रहा है, it clearly shows that this could have been done earlier and it was not done. Now how can you? मतलब वो खाली सब कुछ अर्लियर ही हो जाना चाहिए था, सब कुछ पहले हो जाना चाहिए. वो क्या करेंगे ये भी तो कुछ बता दें, और वो कर क्या रहे हैं ये भी जरा बता दें. तो उनकी बातों को वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता. कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना. एंड इतने सीनियर लीडर के बारे में आप कुछ भी बैठ के बोल रहे हो कि ही इज एंटी मराठा. एंड कौन इस बात पर विश्वास करेगा भाई? मतलब मुझे तो ऐसी बातों को सच में, और ऐसे लीडर्स को जवाब भी देने का मन नहीं करता है कि किस तरह की बातें हैं ये. भाई उन्होंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, आपने क्या किया, आप बताइए ना. 24 तारीख की डेट दी थी आपने अभी जी. आप बैठ के इतने सीनियर लीडर्स पे कमेंट कर रहे हो, तो कमेंट तो हम भी उन पे कर सकते हैं. पर शायद हमारा और हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है, तो हम लोग शायद इतना नहीं ये सब चीज़ें कहते हैं. ये बेकार की बिल्कुल बातें हैं. देखिए, इनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है. वाटर बॉटरिंग इनकी एक वो है, कुछ भी हो. अभी तो पवार साहब को बोल रहे हैं, तो नेहरू जी और किसको उन्होंने छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ते. तो आई थिंक खुद तो कुछ करना नहीं है. आप बैठ गए कि बस हमें चीफ मिनिस्टर बनना है, वो भी बन नहीं पाया अभी तक. लेकिन डॉक्टर मलिक, एक चीज तो है, शरद पवार साहब जाग गए हैं बिल्कुल. अब बिल्कुल हर जगह पर I have never seen him so re-energized as I have seen him now. He is there everywhere. Fantastic. जरूरत है सर, समय जरूरत है देश को. The country needs him at present. The kind of जैसा आज सिनेरियो है देश में, जरूरत है ऐसे लोगों की. पवार साहब की बहुत जरूरत है देश को. मैं ये कहूँगी, अगर ये टाइम है कि आई थिंक बिकॉज ऑफ सच लीडर्स, शायद लोग फिर भी, लोगों को एक आशा है, एक होप है, लोग होप से उनकी तरफ देख रहे हैं. शायद इसकी वजह से लोग सरवाइव कर रहे हैं कि हाँ कुछ चेंज होगा, शायद कुछ चेंज हो सकता है. अदरवाइज तो जिस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि अब कोई चेंज हो ही नहीं सकता. और तो शायद कोई भी आदमी ये जानता है कि परिवर्तन एक नियम होता है, अगर आप कहिए तो नेचर का भी. तो ऐसा समझ लेना कि बस अब हम कभी, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, एंड वी आर ऑलवेज देयर. तो इससे बड़ी मूर्खता की बात कोई है नहीं. जहाँ तक पवार साहब की बात है, तो कंट्री को बहुत आशाएं हैं इस देश के लोगों को. दुरुस्त बात. I agree with you. Right, Dr. Seema Malik, thank you very much for joining us. On the 23rd of December, Christmas season. Once again, Merry Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas. and, Merry and, Christmas and even a better New Year. Both of you and your viewers. Thank you, ma'am. Namaskar. Right, that's just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. We do have a
We do have a few comments. Pradeep ji, would you like to take some? Yes, Do you have the yes. time or? Of course, yes. I mean, Okay. All right. Let's take a look. आपके कुछ comments आए हैं, जरा देखें. Delhi CM Kejriwal to be arrested. That's been going on for some time, and that is Advocate Sandeep Katke Saab. Failed to appear for ED summons. Definitely will be arrested as an ex-revenue officer. Kejriwal must obey ED summons. Kejriwal waiting to garner support from all opposition and voters for protest against Modi government. Vendetta unbelievable. Respect ED summons. ये GE 4517 ऐसा इन्होंने बोला है. Can we move on please? Ajit Pawar swears no splits. That is, this time there will be no split. Very nice, says Deepali Dalal 5026 for Mr. Mukesh Gandhi. Modi versus Kharge is no contest. Fight to save Mumbai coast, etc., etc. Modi's Ram Mandir is a great success. I agree. Vishwanath Saab likhte hain, as a first time visitor on your channel, pleasantly surprised to see the content, the passion, liveliness, that there is a heart, kudos and thanks, and equally surprised to see such few views. You really deserve a lot more. You know what? I agree with you. Absolutely love this comment. Vishwanath 4, the Roman 4, whoever you are, God bless you. Thank you very much. Modi to return the 350 plus seats. I think that was Avdut Wagh Sahab. India Alliance stands not even the ghost of a chance to win 2024 elections. It smacks of crass opportunism, hypocrisy and doublespeak. They frequently disrupt parliament and run riot with their unpardonable behavior, all at the cost of taxpayers' money. Adrian 436374. Is that it? Do we have any more? Right, go ahead please. Again, Modi to return 350 plus seat. By the way, I've been saying it now for the last 21 times. I've said it 21 times before, now I'm saying it again. Nehru was not elected the first time, Sardar Patel was. Gunjan Mohan, KA8511. Gunjan Mohanka, 8511. Right? This is too much. 11th avatar, 11th avatar, be reasonable. Maybe your line to be changed to Avadut. People with specific work carved out for them, like Arjuna, skillful archer, who used his skills to vanquish evil Kaurava clan. This is Madhav Suryach 7199. Well, that's it. That's it. Those are the comments that we have. So Pradeep जी, वो 11वां अवतार जो है वो जरा कुछ काफी पॉपुलर हो गया. मैंने सुना संबित पात्रा साहब भी बोला हो. I think even Dr. Sambit Patra said something to that effect. He took the line from Mr. Avdut Wagh. Mr. Avdut Wagh says, as Mr. Avdut Wagh says, I said it first, and he did. He said it in 2019. Yes. He just repeated it right over here. तो देखिए साहब, आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप जरा सब्सक्राइब करें चैनल को. Please do subscribe to the channel and do send in your comments. As you know, we love reading out your comments right over here. From both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. हर हर महादेव, जय सिया राम. हर हर महादेव, जय सिया राम. जय सिया राम.